Very, very good morning to all of you. Surely, Arrow. Let's start. Yesterday we done with chapter number 1. Today we'll be directly moving to chapter number 2. कल मैंने chapter number 2 का introduction दे दिया था. I'll just revise it for a while and thereafter we'll move forward for chapter number 2. चलिए Arrow. जो लोग डायरेक्टली लेक्चर नंबर 2 के लिए बैठ रहे हैं, डोंट वरी. चैप्टर 1 में हमने लेक्चर 1 में सिर्फ चैप्टर नंबर 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन, कंपनी के फीचर्स और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कवर किया. अपार्ट फ्रॉम इट वी आर स्टार्टिंग fresh today. Chapter number 1 and chapter number 2 are very, very important to understand the entire flow. To understand the entire flow of rest of the chapters. चलिए, कल हमने सबसे पहले देखा था टाइप्स ऑफ कंपनीज. मेजरली भले ही कुछ भी कहें, टाइप्स ऑफ कंपनीज दो तरह की ही होती है. वन इज पब्लिक एंड वन इज प्राइवेट. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हाँ फर्दर बहुत तरह की कंपनीज हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, फॉरेन कंपनी हो सकती है, बट टू स्टार्ट विथ कंपनीज दो तरह की होती है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी. कल हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी. मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट अब हटा दी गई है, तो वो रिक्वायरमेंट अब नहीं है. चलिए, उसके बाद में अगर पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना है तो यू नीड मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट. फॉर अ प्राइवेट कंपनी यू नीड मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 फॉर अ प्राइवेट कंपनी. फॉर अ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 एंड देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम. ऑफ कोर्स ना, रिलायंस की कभी लिमिट हो सकती है क्या? एक पब्लिक कंपनी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स की कभी लिमिट नहीं हो सकती है. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. उसके बाद में एक खास चीज आती है. कल जब हमने एक पॉइंट देखा था फीचर्स ऑफ कंपनी में, आप सबको पता है कंपनी का एक फीचर होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. उसमें हम ये लिखते हैं शेयर्स आर जनरली फ्रीली ट्रांसफरेबल. We always say generally freely transferable because प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते. पब्लिक कंपनी के शेयर्स ऑफ कोर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं. एंड हेंस वी से शेयर्स आर जनरली फ्रीली ट्रांसफरेबल. पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. आप कभी भी शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. बट व्हेन इट कम्स टू अ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. ये सर तो हमने बचपन में भी पढ़ा था, स्कूल में भी कहीं ना कहीं हम ये पढ़ चुके थे, कॉलेज में कहीं ना कहीं हमने कुछ पढ़ा था, और कहीं ना कहीं ये तो हम फाउंडेशन में भी पढ़ चुके थे. प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. सर ये जो थर्ड वाला है ना, इसके बारे में हमने ज्यादा नहीं पता. वन पर्सन कंपनी. इट्स अ रीसेंट कंसेप्ट, बहुत ज्यादा पुराना कंसेप्ट नहीं है. वन पर्सन कंपनी. वन पर्सन कंपनी इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी. वन पर्सन कंपनी इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी. लेकिन सर प्राइवेट कंपनी में तो आपने बताया दैट मिनिमम मेंबर्स आर 2. वन पर्सन कंपनी इज दैट काइंड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इन विच मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है. वन पर्सन कंपनी, द नेम इटसेल्फ सेज दैट ये कंपनी कंप्राइज होती है ऑफ अ सिंगल पर्सन. यहां पे वन पर्सन कंपनी में देयर इज अ सिंगल इंडिविजुअल कंप्राइजिंग द एंटायर कंपनी. वन पर्सन कंपनी. ठीक है सर, तीनों एक बार समझा हमें. वन पर्सन कंपनी, मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं होता है, इसमें पर्सन 1 ही होता है. प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. दैट इज इट अबाउट एन इंट्रोडक्शन. इसके बाद में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो सबके दिमाग में रह जाता है. एवरीवन फील्स कि सर ठीक है, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी समझा, उसके बाद में इनके क्या सब बाइफर्केशन भी होते हैं? जी हाँ, इनके सब बाइफर्केशन भी होते हैं. ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन, अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी में अंदर आ गई तो फिर वो कहीं और नहीं जा सकती. ऐसा नहीं होता है. इफ अ कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, इट कैन फर्दर बी अ गारंटी कंपनी एज वेल. तो कभी भी कोई क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं होता कि आप एक क्लासिफिकेशन में अट्रैक्ट हो गए तो आप किसी और क्लासिफिकेशन में नहीं जा सकते. उसको एक्सप्लेन करने के लिए दिस चार्ट कंप्लीटली सर्व्स द पर्पस. सबसे पहले देखा पब्लिक प्राइवेट ओपीसी. वो तीनों फर्दर हो सकते हैं अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और अ अनलिमिटेड कंपनी. तीनों में से कोई से भी, इन तीनों में से कोई से भी हो सकता है. द प्राइवेट कंपनी कैन बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कैन बी अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कैन बी अ कंपनी व्हिच इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. बड़ा बेसिक चार्ट था फर्स्ट वाला. सेकंड चार्ट एक्सटेंसिवली इस चैप्टर का ओवरव्यू देता है. सेकंड चार्ट सबसे पहले कहता है टाइप्स ऑफ कंपनी. द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ कंपनी. आखिर कंपनीज कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ
लायबिलिटी देखेंगे हम, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिछले चार्ट में हमने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी हो सकती है फर्स्ट अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हम आसपास जितनी भी कंपनीज देखते हैं 99% कंपनीज फॉल्स इन दिस कैटेगरी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अरे लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है? इस कंपनी की जो ओनरशिप होती है टोटल, वो बहुत लोगों में बांट दी जाती है और हर एक पर्सन जितने शेयर्स लेता है, हर एक पर्सन जितने शेयर्स लेता है और उसको उतना पार्ट ऑफ ओनरशिप मिलता है। अरे शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर, आज मैंने आप सबके लिए एक पिज्जा ऑर्डर किया, आपको पिज्जा का एक पार्ट मिला, दिस इज योर शेयर। शेयर मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग, शेयर मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग। यहां पे टेक्निकली लिमिटेड बाय शेयर्स, यहां पे शेयर का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ कंपनीज टोटल कैपिटल, अ पार्ट ऑफ कंपनीज टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल का एक शेयर आपके पास है, एक पार्ट आपके पास है, दिस इज कॉल्ड लिमिटेड बाय शेयर्स। यहां पे लायबिलिटी आपकी सिर्फ उतनी होती है जितने आपने शेयर्स लिए हैं। लायबिलिटी कुड बी मैक्सिमम अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। मतलब अगर आपने शेयर 10 रुपए का लिया है, उस पर आप 4 रुपए दे चुके हैं, तो आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी अब हो सकती है 6 रुपए। 6 रुपए, 6 रुपए, 6 रुपए, वेरी कंफर्टेबल। ये वही है जो हम जनरली देखा करते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स। नेक्स्ट कम्स लिमिटेड बाय गारंटी। ये ध्यान से समझना जरूरी है, लिमिटेड बाय गारंटी, बिकॉज़ ये अक्सर हमने देखा नहीं है। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब इतना सा हुआ, से a few people are starting a company whose liability will be limited by guarantee। से मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स, हम 4 लोगों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की लिमिटेड बाय गारंटी। none of us will pay any amount right now। हम 4 लोगों ने 1 2 3 एंड 4, हम 4 लोगों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की है। ये है ABCD कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी हमने स्टार्ट कर दी। अरे हम चारों ने प्राइवेट लिमिटेड, हम चारों ने स्टार्ट कर दी कंपनी, हम चारों ने गारंटी दी है 10-10 लाख की। अरे गारंटी दी है, हम लोगों ने क्या कैश दिया है क्या? गारंटी कंपनी का मतलब होता है उसके मेंबर्स गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी को कल लॉस हुआ, अगर कंपनी को कल लॉस हुआ और कंपनी लिक्विडेशन में गई, तो हम पैसे दे देंगे। गारंटी कंपनी का कंसेप्ट इतना है कि मैं आपको आज पैसे नहीं दूंगा, कोई भी मेंबर कंपनी को आज पैसे नहीं देगा, मेंबर कंपनी को पैसा देगा इन केस ऑफ लिक्विडेशन। अगर लिक्विडेशन हो रहा है तब मेंबर कंपनी को पैसा देगा। गारंटी कंपनी के अंदर पैसा डिमांड किया जा सकता है ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन। गारंटी कंपनी, लोग गारंटी देते हैं। सर एक बहुत कॉमन डाउट है जो दिमाग में आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गारंटी कंपनी है सर, तो उसके अंदर बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा? सर गारंटी कंपनी में पैसा कहां से आएगा? इन चारों ने तो सिर्फ गारंटी दी है ना, इनमें से किसी ने कैश तो दिया ही नहीं, इनमें से किसी ने कैश तो दिया ही नहीं है, तो फिर ये बिजनेस आखिर स्टार्ट कैसे होगा? गारंटी कंपनी में उस तरह का बिजनेस किया जाता है जो कि विदाउट कैपिटल किया जा सके, या फिर इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे गारंटी, ध्यान से सुनिएगा, गारंटी कंपनी कुड बी फर्दर अ कंपनी विथ शेयर कैपिटल, अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। मतलब मेरी अगर गारंटी कंपनी है, हम 5 लोगों ने गारंटी दी है और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हम उस कंपनी से शेयर्स भी इशू करवा सकते हैं एंड वी कैन कलेक्ट कैश एज वेल। लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स। यस प्लीज, अमाउंट, गारंटी अमाउंट, ऑफ कोर्स हर क्वेश्चन इज कि सर कौन कितनी गारंटी देगा? इट हैज टू बी डिसाइडेड अर्लियर। मैं और मेरे 4 फ्रेंड्स ने मिलकर अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम चारों ने डिसाइड किया 10-10 लाख रुपीस की गारंटी दे रहे हैं हम लोग। देखिए इट इज लाइक ओनरशिप, अब हम सबके पास इक्वल ओनरशिप रह गई। मान लीजिए 2 लोगों ने दी थी गारंटी 5 लाख की और 2 लोगों ने 10 लाख की दी है, तो इवेंचुअली प्रॉफिट भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा ना। तो इट इज लाइक जैसे कि आप शेयर्स खरीदते हैं, शेयर जिसके पास ज्यादा है उसके पास ज्यादा ओनरशिप, जिसके पास कम है उसके पास कम ओनरशिप। सेम इट वर्क्स विद गारंटी कंपनी। गारंटी में जिसने ज्यादा गारंटी दी है उसका ज्यादा स्टेक है, जिसने कम गारंटी दी है उसका कम स्टेक है। गारंटी कंपनी। एंड द फर्स्ट वन इज द मोस्ट इजियर टू अंडरस्टैंड, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर लायबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड नहीं होती, इट इज अनलिमिटेड। आपकी लायबिलिटी किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। यस, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स।
क्लियर? उसके बाद में आते हैं हम कंपनीज, टाइप ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि वो कंपनी, एक इनकॉर्पोरेशन होता क्या है सर? कल मैंने आपको कंपनी की डेफिनेशन बताई थी. कंपनी मींस अ कंपनी incorporated under the Companies Act or any other previous act. ये incorporated word है ना? अरे incorporation is the birth of a company. एक कंपनी का बर्थ होता है, उससे incorporation कहा जाता है. टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब हुआ बर्थ के बेस पे हम कंपनीज को क्लासिफाई कर सकते हैं. दो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी कंपनी एंड वन इज रजिस्टर्ड कंपनी. अरे स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट में नहीं बनी है. स्टैट्यूटरी कंपनीज का मतलब वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट में नहीं बनी है, उनका अपना खुद का कुछ एक्ट था. LIC, GIC, वो कंपनीज एक्ट में वो कॉर्पोरेशन जरूर है, लेकिन वो कंपनीज एक्ट में नहीं बने. उनका अपना घर है, वो अपने स्टैट्यूट के अंदर बने. तो जो कंपनीज अपने खुद के स्टैट्यूट के अंदर बनी है, उसने कंपनीज एक्ट का बिल्कुल मदद नहीं ली है, वो खुद के स्टैट्यूट में बनी है, उसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी कंपनीज. जो खुद के स्टैट्यूट, खुद के एक्ट, उनका खुद का अपना एक एक्ट होता है, वो उन एक्ट के तहत रेगुलेट की जाती है, वो उन एक्ट के तहत बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उन्हें कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी. एंड सेकंड इज रजिस्टर्ड कंपनी. ये वो है जो कंपनीज एक्ट में हुई है, किसी भी कंपनीज एक्ट 1956 2013 किसी भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है तो वो रजिस्टर्ड कंपनी. हमारे मेजर प्रोविजंस रजिस्टर्ड कंपनी कहलाते हैं. रजिस्टर्ड कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, लेट इट बी 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट. थर्ड आता है अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज. ये वो है जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. चैप्टर का ओवरव्यू है, हम एक एक करके सारी कंपनीज पढ़ेंगे. So that is it with respect to the overview of the chapter. Straightforward we'll start the chapter. अब देखिए चैप्टर का फ्लो कैसे चलने वाला है. हर एक चैप्टर के पहले हम उसका एक फ्लो समझेंगे ताकि हमें कंफर्ट लेवल आए चैप्टर पे. इसका फ्लो इस तरह चलने वाला है कि सबसे पहले हमने देख लिया चैप्टर का ओवरव्यू. अब हम एक एक करके कंपनीज क्लियर करते रहेंगे. प्राइवेट कंपनी पढ़ा, खत्म हुआ. पब्लिक कंपनी पढ़ा, खत्म हुआ. इन्वेस्टमेंट कंपनी खत्म हुआ. डोरमेंट कंपनी खत्म हुआ. निधि कंपनी. हम वन बाय वन सारी कंपनीज के बारे में पढ़ने वाले. वन बाय वन हम सारी कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट कम्स व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी. व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी? सब लोगों का फोकस यहां पे चाहिए. प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज 3 रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस इन इट्स आर्टिकल्स. वापस रिपीट करूंगा. प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज 3 रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस इन इट्स आर्टिकल. अभी ये मत सोचिए याद कैसे रहेगा, अभी सिर्फ समझिए आराम से. एक प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? एक प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये 3 क्लॉजेस होते हैं. कौन से? फर्स्ट, शेयर्स. उनके जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं. नहीं होते हैं. अरे प्राइवेट कंपनी है तो आप हर किसी को शेयर्स नहीं बेच सकते. तो प्राइवेट कंपनी का पहला रिस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट कंपनी बंधी हुई है, उसका पहला बंधन है कि उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते. दूसरा बंधन है कि वो इन्विटेशन नहीं कर. इन्विटेशन मतलब अरे जैसे कि पब्लिक कंपनी करती है ना, पब्लिक इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टस इश्यू करके कोई भी शेयर्स खरीद सकता है, उस प्रकार का इन्विटेशन भी एक प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती. एंड लास्ट रेस्ट्रिक्शन है कि प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स जो है ना, उन पे भी रेस्ट्रिक्शन है 200 तक का. पब्लिक कंपनी में है क्या यारो? दीज 3 आर द की डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी. फर्स्ट पॉइंट, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, पब्लिक कंपनी के होते हैं. सेकेंड पॉइंट, प्राइवेट कंपनी इन्विटेशन नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी कर सकती है. थर्ड पॉइंट, प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स लिमिटेड होते हैं, पब्लिक कंपनी के अनलिमिटेड होते हैं. हेंस प्राइवेट कंपनी एग्जाम में पूछा जाएगा तो प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी whose article of association, whose articles of association contains 3 restrictive clauses. वापस एक बार बोलूंगा याद रखने के लिए ध्यान से. प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी whose articles of association contains SIM, ये इसकी मेमोरी टेक्निक है. Private company is a company whose articles of association has SIM. S for shares, I for invitation and M for members.
बाकी तो याद रह जाएगा। एस फॉर शेयर्स मतलब शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, आई फॉर इन्विटेशन नहीं कर सकते, एम फॉर मेंबर्स लिमिटेड होते हैं। Private company is a company whose articles of association has 3 restrictive clauses, sim, sim, sim. लिख दीजिए फुल स्पीड में। यस, एक क्वेश्चन आप लोगों से, कैन ए प्राइवेट कंपनी इशू डिबेंचर्स? यारो होता क्या है, वी हैव दिस माइंडसेट कि नहीं नहीं प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स इशू कर ही नहीं सकती, तो पब्लिक से इन्विटेशन कर ही नहीं सकती है ना। यारों ये बात बिल्कुल सही है कि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक से इन्विटेशन नहीं कर सकती, लेकिन वो प्राइवेटली लोगों को तो डिबेंचर्स दे सकती है ना। इसलिए जस्ट टू क्लैरिफाई द पॉइंट, अ प्राइवेट कंपनी मे इशू डिबेंचर्स, सिर्फ लिखा है प्राइवेट कंपनी इशू डिबेंचर्स एज वेल, क्योंकि ऐसा लगता है हमें कि प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट कंपनी डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकती है, बट नॉट टू द पब्लिक। डिबेंचर्स इशू कर सकती है, पब्लिक को नहीं, खुद रिलेटेड पर्संस के पास। उसके बाद में प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 2 और मैक्सिमम 200, वही लिखा है। और प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर सर कौन होते हैं? अरे हमने एक बेसिक पॉइंट पढ़ा था ना एक कंपनी के बारे में, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। तो ओनरशिप तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास है। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के लिए कहा गया है कि एक प्राइवेट कंपनी के पास मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब क्या? मतलब ओनरशिप की बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी का मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए, और मैनेजमेंट की बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी के पास मिनिमम 2 डायरेक्टर्स भी होने चाहिए। यस। उसके बाद में सर ये नोट में क्या लिखा है? देखिए ध्यान से सब लोग, यहां पे कंप्लायंस किस तरह से, ध्यान से समझिएगा। एक पब्लिक कंपनी है, उसके ऊपर बहुत सारा कंप्लायंस। एक प्राइवेट कंपनी है, उस पे कंपैरेटिवली कम कंप्लायंस। एक 1% कंपनी पे सबसे कम कंप्लायंस। क्यों ऐसा? अरे यारों मेरी बात को समझिए, एक पब्लिक कंपनी के अंदर किसका पैसा इन्वॉल्व है? पब्लिक का। अगर पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत कॉन्शियस रहती है, वो कंपनी को एक भी पैसा मिसयूज नहीं करने देती, वो कंपनी को एक भी पैसा मिसयूज नहीं करने देती। तो एक पब्लिक कंपनी अगर है तो पब्लिक कंपनी पे कंप्लायंस बहुत ज्यादा, प्राइवेट कंपनी में कंप्लायंस थोड़े से कम, और ओपीसी पे बहुत कम। दैट इज हाउ इट इज। तो नोट इतना सा कहता है, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी ने, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी ने कोई भी, ये जो आपके 3 क्लॉजेस हैं, इन 3 क्लॉजेस में से किसी को भी वॉयलेट किया, इन 3 क्लॉजेस में से किसी को भी वॉयलेट किया, तो हम उस पर पब्लिक कंपनी के सारे कंप्लायंस लगा देंगे, हम उस पर पब्लिक कंपनी के सारे कंप्लायंस लगा देंगे। मतलब यह है कि अगर प्राइवेट कंपनी अपनी लिमिट्स में है तो उसको बहुत बेनिफिट्स दिए हैं, उस पे लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बट द मोमेंट प्राइवेट कंपनीज गोज आउटसाइड द लिमिट, उसके ऊपर सब सारे कंप्लायंस एप्लीकेबल कर दिए गए, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी की लिमिट है कि वो इन्विटेशन नहीं कर सकती। अगर वो इन्विटेशन करने जा रही है, इट मींस उसके ऊपर पब्लिक कंपनी के सारे प्रोविजंस अप्लाई कर देंगे। नोट सिंपली सेज दैट कि प्राइवेट कंपनी को अपनी लिमिट के अंदर रहना चाहिए। और ये सर प्राइवेट कंपनी खत्म हो गया? जी हाँ, प्राइवेट कंपनी आपको क्या क्या चीजें याद रखनी होगी। 1, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी व्हिच हैज 3 restrictive clauses. What are the restrictive clauses? SIM, S for shares कैसे होते हैं? Not freely transferable. I for invitation कर सकते हैं क्या? नहीं. M for members कैसे होते हैं? Limited होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी मिनिमम शेयर होल्डर्स 2, मिनिमम डायरेक्टर्स 2। परफेक्ट। बस ये चीज ध्यान रखनी है अबाउट प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड, 1% कंपनी। 1% कंपनी की एक सबसे खास बात ध्यान रखिएगा कि 1% कंपनी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली। डिफरेंस है कुछ, डिफरेंस ये है कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने थे? 2। एक 1% कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जहां पे मिनिमम मेंबर्स 1 है। तो क्या होता है 1% कंपनी? 1% कंपनी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है
जिसके मिनिमम मेंबर्स 1 है, इट इज ऑफ कोर्स अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ कितने हो गए? 1। तो वहां पे जैसे कि नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 थे, वो दोनों यहाँ पे 1 हो जाते हैं। और एक प्रैक्टिकली बात बताता हूं आपको, प्रैक्टिकली ये जो 1% होता है ना, यही मेंबर भी होता है और यही डायरेक्टर भी होता है। वही पर्सन मेंबर भी है और वही पर्सन डायरेक्टर भी। इट इज वेरी वेल अलाउड। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ ओपीसी। अरे ओपीसी जो है ना, हमने फर्स्ट चार्ट में पढ़ा था, पब्लिक प्राइवेट ओपीसी, ये तीनों कंपनीज, गारंटी कंपनी भी हो सकती है, शेयर कैपिटल कंपनी भी हो सकती है और अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। तो अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, हम अब इस तरफ इसके आगे जाएंगे। सबसे पहले हम ओपीसी को खत्म करते हैं, फिर हम वापस डिटेल में जाएंगे गारंटी कंपनी, शेयर कैपिटल और अनलिमिटेड कंपनी के पास। अभी ओपीसी को हम खत्म करते हैं। ओपीसी में हमने अभी तक इतना सा पढ़ चुके हैं कि ओपीसी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी विथ 1 मेंबर एंड 1 डायरेक्टर, दैट्स इट। एक बहुत खास चीज यहां पे ध्यान से देखिएगा, अलग अलग भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। आइडियली तो अलग ही होना चाहिए ना, एक कंपनी के अंदर अलग ही होते हैं। वैसे सिर्फ ओपीसी के अंदर अलाउ किया है कि आप उसको सेम पर्सन कैन एक्ट। और सर ये क्या बना रहे हो? अरे एक 1 पर्सन कंपनी। चलिए चलिए चलिए, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओपीसी। ओपीसी के बारे में जो हमने देखा वो इतना सा देखा है कि ओपीसी के अंदर, ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी विथ सिंगल मेंबर एंड अ सिंगल डायरेक्टर। सिंगल डायरेक्टर मतलब सिंगल से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम डायरेक्टर्स 1। जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? 2, और मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी में 2। तो ये एक ऐसी तरह की प्राइवेट कंपनी में जहां पे मिनिमम की लिमिट कम कर दी गई है। सर आप ये डायग्राम बना रहे थे, देखिए ध्यान से। और अगर कोई भी पर्सन एक ओपीसी स्टार्ट करना चाहता है तो हर कोई नहीं कर सकता। ही मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन एज वेल एज रेसिडेंट। मतलब एक पर्सन जिसके पास ये दोनों क्वालिटीज हैं, वो इंडियन सिटीजन भी है और इंडियन रेसिडेंट भी है, वही पर्सन एक ओपीसी स्टार्ट कर सकता है। वेरी क्लियर अबाउट इट। हम किसी फॉरेनर को अलाउ नहीं करते कि वो इंडिया में आके ओपीसी स्टार्ट करे। ओपीसी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक इंडियन सिटीजन और प्लस 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 ये दोनों क्वालिटीज होने चाहिए। अगर दोनों क्वालिटीज हैं तो यू कैन स्टार्ट अ ओपीसी। अब देखिए ओपीसी में एक खास चीज आती है, ओपीसी में एक खास चीज आती है। जनरली कंपनी में प्रॉब्लम नहीं आती यारों, क्योंकि कंपनी में कैसा होता है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो एक गया तो दूसरा तो है। यहां पर ओपीसी में देयर इज अ सिंगल मेंबर, हेंस अ कांसेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर ओपीसी ऑफ नॉमिनी। अरे यारो हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमसे एक नाम लिया जाता है कि इनकेस हमें कुछ हो गया तो हमारे बैंक अकाउंट के जो भी 25, 30, 50 रुपए हैं, 500 रुपए हैं, वो सब हमारे नॉमिनी को चले जाएं। वो एक क्लॉज होता है। सेम चीज ओपीसी के लिए बनी गई है कि ओपीसी जब भी आप बनाएंगे उस पर्सन को एक नॉमिनी का नाम देना है, एक नॉमिनी का नाम देना है कि कल को उसे कुछ भी हो गया तो ये कंपनी किसकी होगी, ये कंपनी बनेगी नॉमिनी। उस नॉमिनी को भी इंडियन सिटीजन और इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी है। उस नॉमिनी को भी इंडियन सिटीजन प्लस इंडियन रेसिडेंट होना जरूरी है। अब हम जनरली ओपीसी का कंसेप्ट समझ गया ना। ओपीसी कभी भी पूछा जाए तो ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी विद मिनिमम मेंबर्स 1 एंड मिनिमम डायरेक्टर्स 1, दैट्स इट। उसके बाद हम ओपीसी के बारे में छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं। पहली बात पढ़ी कि ओपीसी स्टार्ट करने वाले पर्सन इंडियन सिटीजन और इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, one person can incorporate only one OPC। मतलब अगर मैं चाहता हूं तो मैं जनरली पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में तो बहुत सारी कंपनीज में भी मेंबर हो सकता हूं ना। मेंबरशिप पे लिमिट थोड़ी होती, मैं कितनी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूं, कोई लिमिट नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू अ ओपीसी, one person can start only one OPC। खत्म, स्टोरी खत्म। मैं सिर्फ एक कंपनी का ओपीसी स्टार्ट कर सकता हूं। मैं सिर्फ एक कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ ओपीसी। एक इंडिविजुअल की 2 1 पर्सन कंपनी नहीं हो सकती। 1 पर्सन कंपनी 1 1 1 1:1 का रेशियो होता है। एक ओपीसी का एक मेंबर, खत्म। उसके कोई और कंपनी नहीं हो सकती। एक साथ में एक पर्सन 2 ओपीसी नहीं चला सकता। उसके बाद में नो माइनर हो। अरे अरे अरे
कोई माइनर भी ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता। देखिए सुनिए, पिछले पेज पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि किसी को भी ओपीसी स्टार्ट करनी तो उसको इंडियन सिटीजन रेसिडेंट होना पड़ेगा। उसके बाद में ये लिखा है कि अगर कोई माइनर है तो वो ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता। ना तो वो ओपीसी स्टार्ट कर सकता है, ना ही वो ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। स्टार्ट करना तो मेंबर तो एक ही होता है, तो द पर्सन स्टार्टिंग इज द मेंबर। ना ही वो मेंबर हो सकता है, ना ही वो नॉमिनी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, एन ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड। आप पढ़ेंगे, आप एमओए एओए के चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में कि कभी भी कंपनी जो है ना वो कन्वर्ट हो सकती है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। लेकिन एक ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। एक ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती है। बाकी कन्वर्ट करिए आप आराम से, ओपीसी को आप प्राइवेट में कन्वर्ट करिए, पब्लिक में कन्वर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अरे साहब आप बोले जा रहे हो, ये होता क्या है सेक्शन 8 कंपनी? इसको हम आज ही पढ़ेंगे सेक्शन 8 कंपनी को, और बहुत जल्द पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए ड्यू रखिए, इतना ध्यान रखिए कि एक ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। जिन्होंने पुराना एक्ट पढ़ा है, दिस सेक्शन 8 कंपनी वाज कॉल्ड सेक्शन 25 कंपनी। हम आएंगे इस कंपनी पे आज ही, अभी के लिए इतना सा कि एक ओपीसी कन्वर्ट नहीं हो सकती एक सेक्शन 8 कंपनी में। नेक्स्ट, ओरे एक ओपीसी एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकती। एक ओपीसी एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकती। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सुनिए, अभी तक जो पढ़ा था ओपीसी के बारे में क्या पता होना चाहिए। ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी विद मिनिमम मेंबर 1, मिनिमम डायरेक्टर 1। फिर ये सब छोटी छोटी चीजें पढ़ ली। एक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे आपका फोकस चाहिए। अभी तक के पॉइंट से वो सिर्फ ओके पॉइंट थे, ये पॉइंट ध्यान से। व्हेन इट कम्स टू अ ओपीसी, देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट कि ओपीसी की अगर, ध्यान से सुनेंगे, पेड अप कैपिटल 50 लाख और ओपीसी का टर्नओवर अगर 2 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड हो जाता है, ध्यान से समझेंगे, इन दोनों में से किसी को भी अगर एक्सीड कर लेता है, आप ओपीसी की तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते। ध्यान से समझेंगे, अरे ओपीसी का टारगेट हमें दिया है, ओपीसी का ऑप्शन छोटी छोटी कंपनीज को। अगर किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है या उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, इस ओपीसी को कंपल्सरीली कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। लिमिटेड लगता है पब्लिक कंपनी के एंड में, तो लिमिटेड डिनोट्स अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड मतलब एक प्राइवेट कंपनी। तो कोई भी ओपीसी का अगर, ध्यान से समझेंगे, अदर कभी भी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हुआ, जिस मोमेंट 50 लाख से ज्यादा हुआ, उनको 6 महीने का एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है और उनको कंपल्सरीली कन्वर्ट करना होगा पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में। ओपीसी की तरह वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। सेम पे अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, दे हैव टू कंपल्सरीली कन्वर्ट इनटू अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। This is the major part about this. सर मान लीजिए हमने ओपीसी स्टार्ट की, हमारी इन लिमिट्स के ऊपर नहीं हुई, क्या हम फिर भी कन्वर्ट कर सकते हैं? सेकेंड ऑप्शन इज वॉलंटरी कन्वर्जन। यारों, वॉलंटरी कन्वर्जन के अंदर एक प्रॉब्लम है। एक ओपीसी जब वो स्टार्ट हुआ है, एटलीस्ट 2 years के बाद ही वॉलंटरी कन्वर्जन कर सकता है। एटलीस्ट आफ्टर 2 years। वॉलंटरी कन्वर्जन ओपीसी बनने के जस्ट बाद नहीं हो सकता। वॉलंटरी कन्वर्जन के लिए आपको एटलीस्ट 2 years के बाद ही वॉलंटरी कन्वर्जन होगा। वॉलंटरी कन्वर्जन उसके पहले नहीं हो सकता। दिस इज द कोर पार्ट ऑफ ओपीसी। ओपीसी के अंदर हमने ये पढ़ा है खास कि ओपीसी की एक लिमिट है, पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट है 50 लाख की और टर्नओवर की लिमिट है 2 करोड़ की। अगर उससे ऊपर आप कहीं भी एक्सीड करते हैं तो आपको कंपलसरी कन्वर्जन है, और कंपलसरी कन्वर्जन आप पे एप्लीकेबल नहीं हुआ तो आप वॉलंटरीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ओनली इफ आपको स्टार्ट होने के बाद 2 साल हो चुके हैं। ऑल ऑफ दिस हैज बीन रिटन इन द पैराग्राफ एज वेल। चलिए, इसके बाद में जो एक कंसेप्ट आता है वो आता है स्मॉल 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 कंपनी, द ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ स्मॉल कंपनी। देखिए यारों, कैसा है ये कंसेप्ट, क्यों आया?
स्मॉल कंपनी मींस छोटी छोटी सी कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर कम है, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कम है, उनको आप डिनोट कर देते हैं स्मॉल कंपनी। यार जब भी आप छोटे हैं तो आपको थोड़े बेनिफिट्स मिलते हैं लाइफ में। ऑफ कोर्स जो घर में छोटे भाई रहे हैं, छोटी बहनें रही हैं, उनको तो पता ही ना, कुछ बेनिफिट्स हमेशा छोटे होने के मिलते ही हैं। उसी तरह से कंपनी के अंदर भी छोटे होने के कुछ बेनिफिट्स दिए गए। देखो यार, छोटे होने के हमेशा कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ऑफ कोर्स बेनिफिट्स जैसे कि किसी भी चीज के लिए आपको पहले एक एक्सपीरियंस होल्डर मिलता है, जो आप कर रहे हो पहले कोई और कर चुका है। ऐसे छोटे भाई बहन जो यहाँ पे छोटे भाई या छोटी बहन है वो समझ पाएंगे। और कुछ लॉस भी है। छोटे भाई मतलब आई एम माई सेल्फ अ यंगर ब्रदर इन माई फैमिली। छोटे भाई होने के कुछ लॉस भी होते हैं। कुछ लॉस इस तरह के होते हैं यारों, आप में से कितने छोटे भाई बहनों में से ओके आप में से किसी के डैड के पास बजाज का स्कूटर था क्या? तो आप लोग मेरा दर्द नहीं समझ पाएंगे। जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, वो हमेशा, हाँ, उनको हमेशा से वो आगे इतनी छोटी सी सीट होती थी, उस पर बिठाया जाता था और वहीं पे खड़ा रहने का। अरे उसमें पता है क्या, मुझे बचपन से बेवकूफ बनाया गया। जब मैं छोटा था तब मुझे बोला कि नहीं अभी आप आगे खड़े हो जाइए, जब आप बड़े हो जाएंगे ना तो आपको पीछे प्रमोशन होगा, पीछे आप बैठ सकते हैं। तो ठीक है, आगे बैठ गए, पीछे भैया बैठ गए। 2 साल बाद मैंने कहा पापा अब नहीं अभी भैया बड़े ना, तो जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप पीछे। अरे भैया तो हमेशा बड़े ही रहेंगे ना, जैसे मैं बड़ा हो रहा हूं भैया भी तो बड़े हो रहे हैं। ऐसे मेरे साथ 4-5 साल तक हुआ, फिर मुझे समझ आ गया, फिर मैंने पूछना छोड़ दिया। मैं कहा चलो अब जय श्री राम आगे बैठेंगे। ऐसे कुछ बेनिफिट्स होते, ये तो नुकसान हो गया, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स भी तो होते हैं यारों। यार छोटे भाई बहन के घर पे कुछ भी कर लो आपको डांट ही नहीं पड़ती है। हमेशा बड़े भाई बहन है जो डांट खाएंगे हमेशा। तो कोई भी चीज के लिए देयर इज ऑलवेज, यू आर ऑलवेज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट। आपको हमेशा मासूम माना जाता है, भले ही आप रावण हो लेकिन आपको मासूम माना जाता है। तो कुछ चीजें होती है छोटे भाई बहन होने की, बहुत फायदा। वैसा ही बेनिफिट एक स्मॉल कंपनी को दिया गया है। कंपनीज एक्ट में जो छोटी छोटी सी कंपनीज हैं उनको कह दिया कि ये स्मॉल कंपनीज हैं, और फिर उनको बहुत सारे प्रोविजंस, अरे जो हम पढ़ते हैं ना पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, वैसे ही एक स्मॉल कंपनी कर दिया गया जिन पे प्रोविजंस और कम कर दिए। उनको बहुत कम प्रोविजंस कंप्लाई करना है। हमें इतना सा पता होना चाहिए एक स्मॉल कंपनी कौन सी है। ध्यान से, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी whose paid up capital is equal to or less than 50 lakh or whose turnover is equal to less than 2 crore। अरे सर ऊपर भी तो यही लिमिट थी। जी हाँ, लिमिट सेम है। कोइंसिडेंटली आपको इतना सा ध्यान रखना है, एक स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी whose paid up share capital is 50 लाख और कम, या फिर उससे कम, या फिर उसका टर्नओवर है 2 करोड़ या उससे कम। देखिए सुनिए, एक्ट अगर आप कोई पढ़ेंगे तो एक्ट के अंदर क्या लिखा गया है, एकदम ध्यान से समझेंगे। स्मॉल कंपनी एग्जाम में एक्सपेक्टेड इस पे क्वेश्चन। एक्ट में क्या दिया गया है, एक्ट में ये दिया गया है स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी whose paid up share capital is, whose paid up share capital does not exceed, मतलब whose paid up share capital is equal to or less than 50 lakh or whose turnover is equal to less than 2 crores। लेकिन यार हो क्या रहा था, इस वजह से एक ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर है 25 करोड़, जिसका टर्नओवर है 25 करोड़ और उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख से कम, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 40 लाख, वो भी स्मॉल कंपनी में कैटेगराइज हो रही थी। एक कंपनी समझिए जिसका टर्नओवर है 25 करोड़ लेकिन उसकी पेड अप कैपिटल है सिर्फ 40 लाख। यहां पे आप डायरेक्ट में देखेंगे तो यहां पे और लिखा है दोनों लाइंस के बीच में, और मतलब दोनों में से एक भी कंप्लाई कर दिया तो मैं स्मॉल कंपनी बन जाऊंगा। जनरली आपको कंपनीज एक्ट में जब भी लिमिट्स मिलेगी उन सबके बीच में और ही मिलेगा, और ही मिलेगा। यहाँ पे भी और था, मतलब मैं दोनों में से किसी एक भी लिमिट में अट्रैक्ट हो गया तो मैं स्मॉल कंपनी बन जाऊंगा। ये कंपनी है, पीडीएफ शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है तो ये बन गई स्मॉल कंपनी। यार लेकिन कहीं ना कहीं इसका टर्नओवर देख के हमें लगता है कि इसको बेनिफिट देने चाहिए स्मॉल कंपनी के। ये कहा कि स्मॉल कंपनी इसका टर्नओवर 25 करोड़ है, जबकि स्मॉल कंपनी के लिए लिमिट तो 2 करोड़ की है। यार इसका टर्नओवर तो 25 करोड़ है सर, लेकिन ये भी तो टेक्निकली आ रहा था। जी हाँ, इसकी वजह से एक अमेंडमेंट लाया गया, और अमेंडमेंट लाने के बाद में ये जो बीच में और था, इस और को हटाकर क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। एंड हेंस यहां पे लिख दीजिए आप एंड का। अब ऐसा है, एक ऐसी कंपनी जो इन दोनों लिमिट्स के अंदर है, ध्यान से सुनेंगे, एक ऐसी कंपनी जो इन दोनों लिमिट्स के अंदर है, दैट कंपनी इज टर्म्ड एज अ स्मॉल कंपनी। तो अब ये जो कंपनी है ये स्मॉल कंपनी नहीं होगी। एक ऐसी कंपनी
जिसका पेड अप शेयर कैपिटल भी 50 लाख या उससे कम है और जिसका टर्नओवर भी 2 करोड़ या उससे कम है, दैट विल बी टर्म्ड एज अ स्मॉल कंपनी, दैट विल बी टर्म्ड एज अ स्मॉल कंपनी। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे, सर ये जो लाइन आप पढ़ा रहे हैं ना, इसमें हमें एक दो फिगर्स और दिख रहे हैं, एक हमें 50 करोड़ दिख रहा है और एक हमें 20 करोड़ दिख रहा है। दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू पीपल, ये 5 करोड़ होना चाहिए। दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू पीपल। एनीवे नहीं, ये कुछ भी है, ये आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है, ये आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। आई टेल यू क्या है आपके लिए रेलेवेंट है, ये फिगर 50 लाख और 2 करोड़। इनका कहना इतना सा है, जो 2 करोड़ का फिगर है ना, इस 2 करोड़ के फिगर को बढ़ाया भी जा सकता है, इस 2 करोड़ के फिगर को बढ़ाया भी जा सकता है, बट फिलहाल लॉ ने वो फिगर रखा है 2 करोड़ पे, तो आपके लिए कोई चीज नहीं, आपके लिए द रेलेवेंट फिगर इज 50 लाख एंड 2 करोड़। Which company can be termed as a small company? A company whose paid up capital is equal to or less than 50 lakh and whose turnover is equal to or less than 2 crore. ये and amendment की बात आया तो it is very important, this and. चलिए, and यारों दिसंबर अटेम्प्ट है, 100% क्लियर हो जाइएगा, ठीक है ना? A lot of amendments are expected, so उसके लिए अब किसी भी हालत में अटकना नहीं है। स्मॉल कंपनी का जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। ये होल्डिंग और सब्सिडरी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी है कोई भी रिलेशनशिप में, अगर उनकी लिमिट इससे कम भी आती है तो भी वो स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिलेगा। एक होल्डिंग कंपनी या एक सब्सिडरी कंपनी को कभी भी दर्जा नहीं मिलेगा। अरे सर होल्डिंग सब्सिडरी होता क्या है? जैसे कि हमने सेक्शन 8 ड्यू रखा है, होल्डिंग सब्सिडरी ड्यू करिए, हम आज ही उसे खत्म करेंगे इन द प्रॉपर फ्लो। तो होल्डिंग सब्सिडरी पे भी नहीं होता है और कंपनी रजिस्टर्ड सेक्शन 8 उस पे भी नहीं होता है। सर कौन सी कंपनी है? ये भी हम आज ही करेंगे। A company or body corporate governed by special act. अरे हमने सबसे पहले पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसमें हमने स्टैट्यूटरी कंपनीज पढ़ा था, वो यहां पर आती है। अगर जो भी स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं उसके ऊपर भी स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं है, ना तो स्टैट्यूटरी कंपनी पे है, ना सेक्शन 8 कंपनी पे है, और ना ही होल्डिंग सब्सिडरी को, उन्हें कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उन्हें कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल एंड टर्नओवर। यस प्लीज। स्मॉल कंपनी नहीं, दोनों अलग ही कंसेप्ट हैं। स्मॉल कंपनी के अंदर देयर माइट बी मोर मेंबर्स ना, वो बहुत सारे मेंबर्स अलाउड है, लिमिट सेम है, बिल्कुल। ये कोइंसिडेंशियली देखिए समझे, लिमिट सेम है, लिमिट चेंज भी हो सकती है अगले साल अमेंडमेंट आके, इनका कोई रिलेशन नहीं है। स्मॉल कंपनी एक अलग कंसेप्ट है, ओपीसी अलग कंसेप्ट है। ओपीसी का मेन फीचर होता है कि ओपीसी में सिंगल मेंबर है, और स्मॉल कंपनी का मेन फीचर है कि वो एक स्मॉल कंपनी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टर्नओवर, बस। पब्लिक कंपनी, यारों जब ये आता है ना हम सब एकदम जाग जाते हैं कि अरे पब्लिक कंपनी अब अच्छे से पढ़ना है। ये तो शुरू होते ही साहब खत्म हो गया है, तो ये तो सर आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे यारों पब्लिक कंपनी आपको पढ़ना ही नहीं है, पब्लिक आपको प्राइवेट कंपनी अच्छे से पढ़ना है। बिकॉज पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में बताऊं, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो आपको अच्छे से प्राइवेट कंपनी पढ़ना होता है। सर एग्जाम में आ गए तो सिर्फ हम ये लिख दें पब्लिक कंपनी से कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी? ना बाबा ना, आपको लिखना यही है, बट प्रॉपर फॉर्म में। कैसे? पब्लिक, आपने प्राइवेट कंपनी में क्या लिखा था? प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच कंटेन्स 3 रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज इन इट्स एओए 1 2 3। आप पब्लिक कंपनी में लिखेंगे पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच डज नॉट कंटेन एनी ऑफ सच रेस्ट्रिक्शन। वही सिम 1 2 3 वापस, बिकॉज पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी ना, तो हम उससे इस लैंग्वेज में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। उसके बाद में पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच डज नॉट हैज these restrictive clauses. सिम, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर्स कैसे होंगे? फ्रीली ट्रांसफरेबल। इनविटेशन पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है? कर सकती है। मेंबर्स, पब्लिक कंपनी के मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं होती। यही तीनों पॉइंट्स हम पब्लिक कंपनी के अंदर भी लिखते हैं। तो पब्लिक कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया है, यही चीज एक्सप्लेन की गई है। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बस एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, अ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। सब लोग यहां पे, ये एक कंपनी है, ये एक पब्लिक कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है।
हम अभी मैं आपको बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूं होल्डिंग और सब्सिडरी। अभी इतना सा समझिए, अगर एक होल्डिंग कंपनी है जिसकी सब्सिडरी, आप ये समझिए होल्डिंग कंपनी हमेशा होती है पापा कंपनी और सब्सिडरी कंपनी होती है बेटा कंपनी। अगर पापा कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी है और बेटा कंपनी भले ही प्राइवेट कंपनी है, डीम्ड पब्लिक कंपनी, बेटे को पापा का नाम कंपल्सरीली लेना ही होता है, यू आर नॉट गिवन एन ऑप्शन। अगर सब्सिडरी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। डीम्ड पब्लिक कंपनी मतलब ये कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तीनों रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस रखती है। अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ये अभी भी एक प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन लॉ की नजरों में ये एक पब्लिक कंपनी हो चुकी है, क्योंकि इसकी होल्डिंग कंपनी एक पब्लिक कंपनी है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्योंकि यार एक अगर होल्डिंग कंपनी है वो कंट्रोल कर रही है, वो पब्लिक कंपनी है, तो उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उस पर भी हम पब्लिक कंपनी के ही पूरे कंप्लायंस लगा देंगे। तो अगर एक होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी इवन दो एक प्राइवेट कंपनी है, हम उसे एक पब्लिक कंपनी मान लेंगे, उसे एक पब्लिक कंपनी मान लेंगे। बिल्कुल ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड पब्लिक कंपनी। अब आ रहा है हमारे सामने वो तीनों कंसेप्ट। ये तीनों कंसेप्ट हम देख चुके हैं, आज एक बार कल एक बार। अब हम इसे बुक से एकदम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस एक ऐसी कंपनी जिसकी जो टोटल कैपिटल है ना, वो आपने लोगों में डिवाइड कर दी है। जो टोटल कैपिटल है ये मैंने लोगों में डिवाइड कर दी है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। ये है लिमिटेड। एक कंपनी की लायबिलिटी कितने तरह से डिवाइड की जा सकती है? एक कंपनी की लायबिलिटी किस तरह से हो सकती है? फर्स्ट है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक कंपनी की लायबिलिटी हो सकती है लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर उसकी लायबिलिटी है लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी? अरे यारों, आज मैंने कंपनी स्टार्ट की, मैंने आप सबको शेयर्स ऑफर किए, आपने कहा आप 1000 के शेयर्स खरीदना चाहती हैं, आपने कहा आप 2 लाख के शेयर्स खरीदेंगे, आपने कहा 5000 के शेयर्स खरीदेंगे, मतलब आपकी लायबिलिटी कितनी हो गई? 1000, 2 लाख, 5000। मतलब शेयर कैपिटल के अंदर आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं, जितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स, आपकी लायबिलिटी उतनी ही लिमिटेड रहेगी जितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं। कंपनी पैसा आपसे डिमांड कर सकती है उसके प्रोविजन के हिसाब से, हो सकता है एप्लीकेशन में मांग ले, हो सकता है कॉल्स लेकर मांगे, कंपनी अपने हिसाब से आपसे पैसा डिमांड कर सकती है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अरे यही तो वो है जो हम घड़ी 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 रोज देखा करते हैं। आसपास जो आप कंपनीज देते हैं 99% कंपनीज यही होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सारी कंपनीज मेजरली कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती हैं। नेक्स्ट कम्स कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसे ध्यान से देखना है, मैं इसको 2 बार तो आपको पढ़ा चुका हूं, अब हम और डिटेल में जाएंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कुछ लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं, वो कंपनी स्टार्ट करने के बाद पैसे नहीं देते हैं, वो कंपनी स्टार्ट करने के बाद सिर्फ गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी को कल कुछ हो गया, अगर कंपनी को डिसोल्यूशन होता है, लिक्विडेशन होता है, तो हम पैसे देंगे। Hence, one of the most important feature of a guarantee company is that guarantee amount, ध्यान से सुनिए बस अभी, is realized only in case of, बिल्कुल सही, कि जो गारंटी का अमाउंट है ना वो सिर्फ लिक्विडेशन के केस में मिलता है, अलावा उसके अलावा गारंटी का अमाउंट कभी मिलता नहीं है। गारंटी आपने दी है मतलब आपको अभी पैसे नहीं देने हैं, आपको पैसे देने होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अब देखिए सुनिए, मैंने स्टार्ट कर ली कंपनी। अ गारंटी कंपनी कुड बी ऑफ 2 टाइप्स। वन, गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, and another one could be guarantee company not having share capital. Another one could be guarantee company not having share capital. Guarantee company not having share capital, guarantee company having share capital. गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ?
पहले हम चार दोस्तों ने मिलकर गारंटी कंपनी फॉर्म की, हम चारों ने गारंटी दी, ठीक है। उसके बाद हमें पैसे की जरूरत थी तो हमने उस कंपनी का पब्लिक इशू ले आए, या फिर हमने उस कंपनी के और प्राइवेटली शेयर्स इशू कर दिए, हमने उस कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए और लोगों ने उसके शेयर्स भी खरीद लिए। देयर कुड बी अ कंपनी जिसके अंदर गारंटी भी हो सकती है और शेयर्स भी हो सकते हैं। उसमें ध्यान से समझिए, अगर मैं उस कंपनी का मेंबर हूं जिसने सबसे पहले तो गारंटी दी थी और उसके बाद में मैंने ही उस कंपनी के शेयर्स भी खरीदे हैं, तो उस पर्सन की ये चीज सबसे कॉम्प्लिकेटेड, एकदम ध्यान से, इन अ गारंटी कंपनी अ पर्सन, अ मेंबर माइट हैव टू फोल्ड लायबिलिटी। ध्यान से समझेंगे, अभी क्या हुआ था, हम चार दोस्त हैं, ध्यान से समझेंगे इस एग्जांपल से। यहाँ पे गारंटी कंपनी खत्म करेंगे, हम पढ़ रहे हैं गारंटी कंपनी विथ शेयर कैपिटल। दिस इज अ डिफिकल्ट वन क्योंकि यहाँ पे दोनों आ चुके हैं, गारंटी भी दी है और शेयर कैपिटल भी है। हम चार दोस्त हैं, 1 2 3 एंड 4। हम चारों दोस्तों ने क्या किया है, हम चारों दोस्तों ने इस कंपनी को पैसे नहीं दिए, गारंटी दी है 10 लाख रुपीस की। बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद इस कंपनी ने डिसाइड किया कि ये शेयर्स इशू करेगी। अब हम चारों ने ही इस कंपनी के अंदर शेयर्स लिए। इसने लिए 5 लाख के, इसने लिए 2 लाख के, इसने लिए 1 लाख के, इसने लिए 10 लाख के। इस तरह से शेयर्स लिए 10 1 2 5 15 16 17 18। कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो गई है, 18 लाख। कंपनी की शेयर कैपिटल हो चुकी है 18 लाख। अब ध्यान से समझिए, हर एक पर्सन, ये हूं मैं, मान लीजिए, हर एक पर्सन की टू फोल्ड लायबिलिटी है। टू फोल्ड लायबिलिटी मतलब एक तो मेरी ये ड्यूटी है दैट आई मस्ट पे 5 लाख रुपीस एज माय कैपिटल जब भी कंपनी मांगेगी। 1 फोल्ड लायबिलिटी ये हुई कि मुझे मेरे शेयर्स का पैसा देना है, एंड सेकंड फोल्ड लायबिलिटी ये हुई कि कंपनी को लिक्विडेशन में अगर लॉस हो रहा है तो मुझे मेरे गारंटी का और अमाउंट भी देना होगा, क्योंकि मैंने गारंटी भी तो दे रखी है। तो अगर एक कंपनी है गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो वहां पर मेंबर की टू फोल्ड लायबिलिटी हो सकती है। टू फोल्ड लायबिलिटी मतलब उसको शेयर्स का पैसा भी देना है और अगर लिक्विडेशन पे जरूरत पड़ी तो उसको अपनी गारंटी का अमाउंट भी देना है। ध्यान से समझेंगे, गारंटी का अमाउंट देना कंपलसरी नहीं होता। गारंटी, आप किसी भी चीज की गारंटी लेते हैं मतलब क्या, वो आपका तभी एक्सरसाइज होगा जब कहीं ना कहीं डिफॉल्ट होगा। आपने मोबाइल खरीदा, उसकी गारंटी आई है, तो गारंटी का मतलब आपको हमेशा यूजफुल रहती है। अगर मोबाइल को कुछ हुआ तो आप गारंटी को एक्सरसाइज करते हैं ना। तो आपने कंपनी को गारंटी दी है, डज नॉट मीन कि आपको वो 10 लाख रुपए कंपलसरीली देने ही होंगे। अगर लिक्विडेशन के समय कंपनी को जरूरत हुई तो आपसे 10 लाख रुपए मांगेगी, तो आपको 10 लाख रुपए देना है, अदरवाइज आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होती। तो गारंटी कंपनी का जो ये अमाउंट है वो सिर्फ लिक्विडेशन पे मांगा जा सकता है अगर कंपनी को जरूरत है। वेराज जो शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो तो कंपलसरीली देना ही देना है। दिस इज अ गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, टू फोल्ड लायबिलिटी होती है। Whereas a guarantee company not having share capital, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पे तो सिर्फ गारंटी ही दे रखी है। वो बिजनेस कैसे करते हैं, वो बिजनेस अपने हिसाब से करते हैं, वो ऐसा बिजनेस करते हैं जहां पर उनको बेसिक पैसे की जरूरत ही ना हो। गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, यस प्लीज। गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का एग्जांपल प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव, क्योंकि जनरली ऐसा है सेट टू स्टार्ट विद कि मेजर कंपनी सारी की सारी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल होती है। क्योंकि हम जो भी कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे जानते हैं, सिर्फ वही कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे आ सकती हैं जिन्होंने शेयर्स इशू किए, गारंटी फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता, तो इसलिए ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे नहीं आती, तो हम इनको इतना फेमसली जानते नहीं है इसलिए। ओके, गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब देखिए, सुनिए, ये जो अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग का मतलब हुआ कि आप गारंटी देते हैं तो आप एक अंडरटेकिंग के फॉर्म में देते हैं कि अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आप उन्हें इतना पैसा देंगे। ये सब हम कवर कर चुके हैं। अब आता है वोटिंग पावर। सब लोग यहां पर एक मिनट, मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर है एक गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अ गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वोटिंग राइट्स किस हिसाब से होंगे? वोटिंग राइट्स किस हिसाब से होंगे? हमारा एग्जाम्पल था, हम चार दोस्त थे, हम चारों ने 10-10 लाख रुपए दिए थे। वोटिंग राइट्स किसके अकॉर्डिंगली होने चाहिए? अमाउंट ऑफ गारंटी। अरे क्योंकि शेयर कैपिटल तो है ही नहीं ना। मतलब अगर एक गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जो लोग हैं उनके मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन हो जाएगा। हम चारों ने 10-10 लाख रुपए दिए तो मेजॉरिटी से डिसीजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है, अब क्या हो रहा है, अ गारंटी कंपनी
हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब आप पिछले एग्जांपल में देखेंगे, अब ये देखिए हम चारों ने गारंटी भी दी है और हम चारों ने शेयर कैपिटल भी ली है। अब समझ नहीं आ रहा कि वोटिंग राइट किस हिसाब से दिए जाए। वोटिंग राइट 10:10:10:10 के रेशियो में दिए जाए या फिर 5:2:1:10 के रेशियो में दिए जाए। यहां कॉम्प्लिकेशन आता है इन केस ऑफ अ गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। यहां पे लॉ ने क्लियरली कहा, लॉ का कहना है कि कभी भी अगर ऐसा सिनेरियो आता है, द वोटिंग पावर विल बी गिवन एज पर शेयर कैपिटल। लॉ ने कह दिया तो फिर कंफ्यूजन नहीं बचा। लॉ का कहना है कि इफ देयर इज अ गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द वोटिंग राइट शुड बी डिटरमिन्ड बाय द शेयर होल्डिंग एंड नॉट बाय द गारंटी। वोटिंग पावर शैल बी डिटरमिन्ड बाय द शेयर होल्डिंग एंड नॉट बाय द गारंटी। और उसके बाद में लिखा है गारंटी कंपनी है तो उसके नाम के एंड में भी प्राइवेट या फिर लिमिटेड वर्ड आना ही चाहिए। चलिए, ये पार्ट इज, उसके बाद में आर्टिकल्स लिखा है। आर्टिकल्स कैसा होता है यारों, विल बी हैविंग द 4th चैप्टर MOA AOA। उसके अंदर आप देखेंगे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के कुछ टेबल्स होते हैं, स्पेसिफाइड टेबल्स, वो मॉडल टेबल्स हैं, आप उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना से लिखा है कि गारंटी कंपनी के लिए वो टेबल G और H होते हैं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर वैसे, बट इट्स परफेक्ट फाइन, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ गारंटी कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एंड में दिया गारंटी कंपनी के लिए, सब लोग ध्यान से, इफ इट इज अ गारंटी कंपनी, इफ इट इज अ गारंटी कंपनी, तो उन्होंने क्लियरली कह दिया है गारंटी कंपनी है मतलब वो ऐसी कंपनी जिसमें कुछ लोगों ने गारंटी दी है। इस कंपनी में आप प्रॉफिट किसी भी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। मतलब आज बिजनेस स्टार्ट किया हम चारों ने गारंटी दी है तो प्रॉफिट्स हम चारों में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यू कैन नॉट शेयर योर प्रॉफिट विथ एनीवन who has not given you the guarantee in case of a guarantee company. Read this once. ये पूरा रीड करिए एक बार, thereafter we'll move forward. रेड, अरे यही लिखा है ना कि अगर एक गारंटी कंपनी तो उसके अंदर कोई भी आउटसाइडर से आप प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। That's it. That's it. उसके, yes please. In case of गारंटी जिसने दी उसकी डेथ हो गई तो मतलब एज इन द रेगुलर केस होगा। बिल्कुल ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, मतलब देयर इज नो स्पेशल केस एज सच, रेगुलर केस। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी में तो वैसे तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम अ स्पेशल पॉइंट व्हिच आई विल बी एक्सप्लेनिंग। अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी इन व्हिच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। यहां पर बाकी तो कोई इश्यू नहीं है, बट एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबका फोकस 1 मिनट के लिए यहां पे देखिए, सुनिए। ये है कंपनी, ये है कंपनी के मेंबर्स, सब लोगों का फोकस यहां पे। ये कंपनी मेंबर्स, ये है कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के मेंबर्स। एक बात को ध्यान से समझिएगा, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब हुआ दीज मेंबर्स आर लायबल टू पे ऑल द डेट्स, ऑल द क्रेडिटर्स विदाउट एनी लिमिट। कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि शेयर कैपिटल में लिमिट थी, यहां लिमिट थी, यहां पे कोई लिमिट नहीं है, आपको डेट पे करने ही पड़ेंगे। लेकिन इतनी सी बात है कि मान लीजिए आपने कह दिया अनलिमिटेड है, तो ये क्रेडिटर क्या करेंगे, उन मेंबर के घर जाके पैसा ले लेंगे क्या सारा? दिस इज नॉट अलाउड। ध्यान से समझेंगे, क्रेडिटर्स डायरेक्टली जाके मेंबर से पैसा ले नहीं सकते। व्हाट इज अलाउड इज क्रेडिटर जाएगा कंपनी के पास में और कंपनी मेंबर से पैसा लेकर उन्हें देगी। दिस इज द ओनली पॉइंट कि creditors are not allowed to directly go to the directors, directly go to the members and get their money. No, they are not allowed. They can go to the company and the company will go to the members and the company will go to the members. Unlimited company में भी ऐसा है, they are liable to the company, they are liable to the company, they are not directly liable to the creditors. Members are liable to the company, members will pay the company and company will be paying to the creditors. Creditors directly members के against नहीं जा सकते। क्रेडिटर्स जा सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट और फिर कंपनी जा सकती है मेंबर्स के अगेंस्ट। अनलिमिटेड कंपनी में दिस इज द ओनली पॉइंट व्हिच यू नीड टू टेक केयर। बाकी अनलिमिटेड कंपनी के अंदर कोई और पॉइंट नहीं है।
यस पीपल, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि लायबिलिटी के हिसाब से कंपनी तीन प्रकार की हो सकती है: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। ये एक आइसोलेशन में टॉपिक पढ़ा है, इसको वापस साइड में कर दीजिए। हम मेन टॉपिक पे चल रहे थे, हमने पढ़ा बहुत तरह की कंपनीज। अब प्राइवेट कंपनी, दिमाग में याद आ रहा है प्राइवेट कंपनी कुछ फीचर्स? उसके बाद में हमने पढ़ी ओपीसी। ओपीसी कौन स्टार्ट कर सकता है? पर्सन हु इज अ इंडियन सिटीजन और एन इंडियन रेसिडेंट। ऐसे ओपीसी के बारे में पढ़ा हमने। पढ़ा पब्लिक कंपनी, हमने पढ़ा स्मॉल कंपनी। बिल्कुल ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। उस फ्लो में अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट इज वो कंपनी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसको हम प्यार से कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। सब लोग एकदम ध्यान से यहां पर सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। जब सेक्शन 8 आए तब ध्यान से आ जाना चाहिए। दिस इज अ कंपनी विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट। दिस इज अ कंपनी विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट। ये एक प्रॉफिट करने के लिए कंपनी स्टार्ट नहीं की गई है, ये कुछ और काम के लिए गई है। ये कुछ काम चीजों को प्रमोट करने के लिए, चैरिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी भी और पर्पस के लिए आई हुई इंडस्ट्री है, क्या लिए आई हुई कंपनी है। एक सेक्शन 8 कंपनी, एक सेक्शन 8 कंपनी इज नॉट फॉर्म्ड फॉर प्रॉफिट, इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसका मेजर चीज ये है, ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए इसके ऊपर कंप्लायंस तो और कम है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, सब हो गया। लास्ट में आता है सेक्शन 8 कंपनी, इसके ऊपर कंप्लायंस ही नहीं रखे गए। अरे क्योंकि ये तो भलाई के लिए है ना, ये तो प्रॉफिट के लिए आई ही नहीं है। इस कंपनी को अगर कभी भी स्टार्ट करना है तो यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्यों यारों? लाइसेंस आपको सिर्फ उन चीजों के लिए लेना होता है जिन चीजों के बाद में आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है तो फिर आप उन चीजों के लिए लाइसेंस लेते हैं, उन चीजों के लिए परमिशन लेते हैं। सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उनमें से एक बेनिफिट है, सेक्शन 8 कंपनी को कोई स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी होती। कोई भी कंपनी जब रजिस्टर होती है उसको एक स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, सेक्शन 8 कंपनी को कोई स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी। मतलब गवर्नमेंट उसको हमेशा मदद करना चाहती है, क्योंकि वो कंपनी जो है ना, वो कंपनी लोगों की भलाई के लिए बनी है, इसलिए उस कंपनी के ऊपर बहुत एग्जाम्पशन है। अरे तो एग्जाम्पशन के पहले उस कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से चेक करेगी। अगर सही, देखिए आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई यारों, जहां पे गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन देना शुरू किया कि हाँ यार ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनको एग्जाम्पशन दो, जहां गवर्नमेंट ने ऐसी चीज को कोशिश भी की, वहीं पे लोगों ने उसका मिसयूज करने की कोशिश की। ब्लैक मनी वगैरह लोग मेजरली ट्रस्ट के थ्रू मैनेज करते हैं, जबकि ट्रस्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या है यार, कि लोगों के लिए कोई चीज हो। तो यहां पर क्या हो रहा था कि जब भी कोई चीज बेनिफिट के लिए की जाती है, लोग उसका मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। एंड हेंस टू स्टार्ट अ सेक्शन 8 कंपनी, द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहां पर गवर्नमेंट आपका एमओए एओए अच्छे से चेक करेगा, और अगर गवर्नमेंट को सही लगता है तो ही गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगा। सो फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट सेक्शन 8 कंपनी, यू नीड अ लाइसेंस। उसके बाद में क्या कर सकती है कंपनी? ये कंपनी बहुत कुछ कर सकती है, प्रमोशन, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, इनमें से कोई भी चीज कर सकती है। वन ऑफ द मेजर पॉइंट हियर इज अ सेक्शन 8 कंपनी इज प्रोहिबिटेड, a section 8 company is prohibited from declaring any dividend। अरे यारो बड़ा लॉजिकल है ना। अभी आपने बोला आपने कंपनी क्यों फॉर्म की है? लोगों के लिए, लोगों के लिए फॉर्म की है, तो आप डिविडेंड कैसे ले सकते हैं? कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट आता है कि सर सेक्शन 8 कंपनी में डिविडेंड की बात ही कैसे आएगी, सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट क्यों करेगी? यारो ऐसा नहीं होता। सेक्शन 8 कंपनी इज नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब उनका एम प्रॉफिट नहीं है, मगर कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल तिरुपति। तिरुपति में आप लोग में से जो लोग गए होंगे, तिरुपति क्या बिजनेस करने के लिए है क्या? कहते तो नहीं है ऐसा, है ना? तो बिजनेस करने के लिए तो नहीं है, लेकिन तिरुपति का आप टर्नओवर देखेंगे, यू विल बी शॉक्ड। इतना टर्नओवर है उनका, मतलब उनका मेन पर्पस प्रॉफिट नहीं है, बट प्रॉफिट हो जाता है। अगर कभी सेक्शन 8 कंपनी में ऐसा होता है कि आपने मेन पर्पस तो प्रॉफिट नहीं है, बट प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट भी आप लोग खुद में बांट नहीं सकते। मतलब ये नहीं कि आपने कंपनी स्टार्ट की थी इसलिए आप प्रॉफिट बांट लें, क्योंकि आपने कहा है क्लियरली कि ये कंपनी बनाई गई है लोगों के लिए, हेंस यू कैन नॉट शेयर द प्रॉफिट। दिस कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जो टोटल प्रॉफिट है वो सारे मेंबर्स आपस में बांट लेते हैं। डिविडेंड मींस व्हेन यू डिवाइड द एंटायर प्रॉफिट बिटवीन yourself, that is dividend। तो ये कंपनी में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अलाउड, डिविडेंड डिक्लेयर करना अलाउड नहीं है। दो पॉइंट पढ़े, वन लाइसेंस होना जरूरी है, दूसरा डिविडेंड डिक्लेयर करना अलाउड नहीं है। अब आप कुछ बेनिफिट देखेंगे। पहली चीज आप पढ़ चुके हैं ना, दिस कंपनी डज नॉट हैव टू पे एनी स्टैम्प ड्यूटी।
इसके बाद के पॉइंट्स आपको बहुत ही पसंद आएंगे। देखिए, प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन, इस कंपनी को बहुत सारी प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन मिलेगी। सर कौन सी? जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी। मतलब यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, यहाँ पे लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो प्रिविलेजेस देगी वो सारी प्रिविलेजेस मिलेंगे। कंडीशन फॉर ग्रांटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो कंडीशन रखेगी वो सारी कंडीशन के बाद ही लाइसेंस मिलेगा। नो अल्टरेशन इन एमओए। अगर आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट, एक कंपनी के बेसिक 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एज आई सेड दैट इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 4। उनमें आप कोई भी ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर हो सकती है। कन्वर्जन आप करना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी कन्वर्जन कर सकते हैं, कहीं पे भी कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन एक सेक्शन 8 कंपनी तभी कन्वर्ट करेगी आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। और लास्ट में रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब ठीक लगा आपका लाइसेंस रिवोक कर देंगे। अरे ऊपर से देखिए सारे पॉइंट का आंसर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। पार्टनरशिप फर्म मेंबर हो सकती है और इस कंपनियों को स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता। बाकी आपको कोई भी चीज याद नहीं रखनी है। इसके प्रिविलेजेस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताएगी। इसकी कंडीशंस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताएगी। इसका लाइसेंस कब रिवोक हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जब मन होगा। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स नहीं है, सबके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखना है। 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी और नो स्टैंप ड्यूटी हैज टू बी पेड। एक बात बताइए, एक चीज पढ़ी है हमने, वन पर्सन कंपनी ना, एंड ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ सेक्शन 8 कंपनी। हमने पढ़ा था वहां पर सेक्शन 8 कंपनी जो था वो ये सेक्शन 8 कंपनी था। फिर हमने पढ़ा था स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी के हमने एक्सेप्शन में सेकंड पॉइंट पढ़ा था सेक्शन 8 कंपनी, वो सेक्शन कंपनी ये कंपनी था, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। देखिए आ रहा हूं, सेक्शन 8 कंपनी इतना सा है कि ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट करने के लिए नहीं बनी है, इसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है। गवर्नमेंट अगर लाइसेंस देगा उसके बाद में आपको कोई भी चीज करनी है तो आपको गवर्नमेंट से पूछ के करनी है और आपको स्टैंप ड्यूटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 8 कंपनी। इसके बाद में जो आपके सामने आ रहा है दैट इज गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। इसको लेके एक बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों में, हम उसको इस तरह से पढ़ेंगे, मिसकंसेप्शन कभी दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या? सब लोग ध्यान से यहां पर, गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी, एनी कंपनी, एनी कंपनी, ये कंपनी कोई सी भी कंपनी हो सकती है, रिलायंस भी हो सकती है, कोई भी कंपनी इन विच, एनी कंपनी इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन। सर कॉम्बिनेशन मतलब बताता हूं मैं, एक मिनट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इनका कॉम्बिनेशन होल्ड्स 51% और मोर ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब कोई भी एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने उस कंपनी को, उस कंपनी को आप कह देंगे एक गवर्नमेंट कंपनी। अरे यारों समझिए, इस गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सारे एम्प्लॉइज काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो जाएंगे, इसको पूरा गवर्नमेंट रेगुलेशन। अरे नहीं, कल को आपने और मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, हम लोगों ने सोचा हम आइसक्रीम बेचने की कंपनी स्टार्ट करते हैं, हमने बनाई आइसक्रीम, बहुत बड़ी आइसक्रीम बना के हम बेच रहे थे। हमने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर रखे थे, कोई भी शेयर्स खरीद सकता है, गवर्नमेंट भी शेयर्स खरीद सकती है। गवर्नमेंट ने अगर 50% ज्यादा शेयर्स, 51% शेयर्स खरीद लिए तो हमारी कंपनी को सिर्फ नाम दे दिया जाएगा गवर्नमेंट कंपनी, बाकी बिजनेस तो फिर भी हम ही करेंगे जिस तरह से कर रहे थे, क्योंकि शेयर्स तो कोई भी खरीद सकता है ना। उसी तरह गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीद लिए, बस दैट इज इट। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इनके डे टू डे मैनेजमेंट में पूरा इंटरफेयर करेगा, नहीं करेगा। गवर्नमेंट कंपनी का सिर्फ इन्हें दर्जा दिया गया है, इसके एम्प्लॉइज अभी भी रेगुलर एम्प्लॉइज होंगे, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं बोला जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी कंपनी कंपनी। अब क्या हुआ, मतलब 51% है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट 51% होल्ड कर ले, या स्टेट गवर्नमेंट 51% होल्ड कर ले, या फिर कॉम्बिनेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 कर लिए और स्टेट गवर्नमेंट ने 21 कर लिए, कॉम्बिनेशन। तो गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच ईदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज होल्डिंग 51% और मोर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी।
दैट इज अ गवर्नमेंट कंपनी. क्लियर? गवर्नमेंट कंपनी खत्म. नेक्स्ट कम्स फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी. एक बार बताइए, आपके दिमाग में फॉरेन कंपनी से नाम क्या, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कंपनी? बाहर की कंपनी, आउटसाइड इंडिया. मतलब कहने का मतलब है ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा सर ये हमारा है भारत देश. इसके बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं वो सब फॉरेन कंपनीज ही होगी ना. तो फिर हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा. इंडिया के बाहर तो हजारों लाखों करोड़ों कंपनीज होगी ना. यूएस की बात कर लीजिए, यूके की बात कर लीजिए, आप कनाडा की बात, किसी भी कंट्री में जाएंगे उसकी हजारों लाखों कंपनी हो जाएगी. उससे हमें लेना देना क्या है? ऑफ कोर्स देयर बी फॉरेन कंपनीज, बट उससे हमें कोई लेना देना है क्या? क्यों लेना देना है? हाँ, अगर उनका बिजनेस इंडिया में है तो लेना देना है, तो लेना देना है. मतलब ध्यान से, क्या फॉरेन कंपनी का मतलब हम ये नहीं कर रहे कि सारी कंपनी. हम क्या कह रहे हैं? सबसे पहली चीज, बेसिक फीचर एक फॉरेन कंपनी का होना चाहिए, दैट कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. ये तो एक बेसिक फीचर सर हमें चाहिए ही चाहिए. दैट कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. प्लस having any place of business in India. जब तक इंडिया में उनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, हमें कोई लेना देना है क्या? नहीं ना. अरे एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तो करोड़ों कंपनीज हो जाएगी, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है. उन कंपनीज में से अगर किसी कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो हमें उससे मतलब है. तो कंपनीज एक्ट उसे रिकॉग्नाइज करता है, उसे अपने शरण में लेता है और उस कंपनी को कहा जाता है एक फॉरेन कंपनी. तो आउटसाइड इंडिया प्लस प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया प्लस 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 कंडक्ट्स एनी बिजनेस इन इंडिया. मतलब सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना काफी नहीं है, वो उसके साथ में कोई कंडक्ट भी करता है बिजनेस. तो ये तीन कंडीशन जब कंप्लाई होती है तब हम उसे एक फॉरेन कंपनी का दर्जा देते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या हुई यारो यहां पे? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. जब ये तीनों चीजें कंप्लाई हो जाती है उन्हें हम फॉरेन कंपनी का दर्जा देते हैं. तो फॉरेन कंपनी मींस व्हाट? फॉरेन कंपनी मींस समथिंग व्हिच कंप्लाइज ऑल ऑफ दीस. फॉरेन कंपनी. अब देखिए फॉरेन कंपनी के बारे में क्या लिखा है. पहले तो ये सब चीजें कह दी कि कंपनी कौन सी होती है, उसके बाद में कहा गया है सेक्शन 379. What does it say? It says if more than 50% of share capital of a foreign company. Foreign company मतलब जो हमने पढ़ा, if more than 50% of share capital of a foreign company is held by Indian citizens or Indian companies, is held by Indian citizens or Indian companies, तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोविजन अप्लाई कर देगा. क्यों यारो? समझिए ना, एक तो ये कि वो कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर रही है और दूसरा उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है? इंडियंस हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत सारे प्रोविजंस लगा सकता है. सेक्शन 379 ये कहता है कि एक फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ी, एक ऐसी कंपनी अगर उसकी जो शेयर होल्डिंग है मेजॉरिटी इंडियंस के पास है, या तो इंडियन सिटीजंस या फिर इंडियन कंपनीज के पास है, तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोविजंस अप्लाई कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरी प्रोसीजरल पॉइंट. तो इसको हमसे ऊपर से देखते हैं वैसे कि सेक्शन 380 क्या कहता है. 380 कहता है कि कोई भी फॉरेन कंपनी जब इंडिया में आ रही है तो उसको बहुत सारी चीजों को लेके डिस्क्लोजर देने होते हैं. फर्स्ट, अपने एमओए और एओए की सर्टिफाइड कॉपी देनी है. यहाँ पे वो कहाँ बिजनेस करने वाली है वो पूरा एड्रेस देना है. उनके डायरेक्टर्स और उनके सेक्रेटरी का पूरा एड्रेस देना है. उनका जो भी रेसिडेंट इन इंडिया जो ऑथराइज्ड हैं. देखिए कैसा होता है, जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आएगी तो वो इंडिया में कुछ लोगों को ऑथराइज करती है कि जो भी ऑफिशियल नोटिसेस हैं वो उन लोगों को मिले. तो उन लोगों का पूरा नाम, डिटेल्स, उसके बाद में एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी जो उनके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा. उसके बाद में अगर उन्होंने पहले कभी ऑफिस ओपन अप किया था तो उसके बारे में लास्ट में एक डिक्लेरेशन की ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है, that person has not been debarred from doing the business, और उसके साथ में कोई भी और इंफॉर्मेशन. ध्यान से आ रहा हूं.
ये मैंने आपको क्या बताया पहले, ये क्या चीजें हैं कि कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस, आप छोड़ दीजिए, देखिए रटना तो है ही नहीं हमें, कंपनी लॉ में जब हम रटने की कोशिश करें तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, तो हमें अच्छे से समझना है, कुछ मेमोरी टेक्निक्स हैं जो हम यूज करेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है मेमोरी टेक्निक की, इतनी चीजें आप कंसेप्चुअली सोचिए, आप इंडियन गवर्नमेंट है, कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पर आ रही है, आप उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन लेंगे, पहले तो उस कंपनी के बारे में, तो उस कंपनी के बारे में उस कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है, उस कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, उस कंपनी का एमओए एओए, एमओए एओए आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, उसमें कंपनी के पूरे डिटेल्स दिए गए होते हैं, तो पूरे डिटेल्स के लिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली, फिर आप इंडिया में आ रहे हो, इंडिया में अपना ऑफिस कहाँ ओपन करना चाहते हो वो, इसके पहले क्या इंडिया में आपने कभी ऑफिस ओपन किया था वो, इस तरह के हम उनसे बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, That's it. तो बड़ी बेसिक है, इसको आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, या आप 2-3 बार भी रीड करेंगे ना तो 5-6 पॉइंट्स अपने आप दिमाग में आ जाएंगे लॉजिकली, कि आप भी अगर किसी आउटसाइडर से डिटेल मांगते तो आप क्या क्या डिटेल्स मांगते, वो कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद में दिया गया है कि फॉरेन कंपनी को भी यहाँ पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पीएनएल अकाउंट वगैरह मेंटेन करना है हर कैलेंडर ईयर का। एंड लास्ट पॉइंट, एवरी फॉरेन कंपनी हैज टू इंश्योर दैट द नेम ऑफ द कंपनी, द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड द फैक्ट ऑफ लायबिलिटी शुड बी स्पेसिफाइड। मतलब क्या, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में डील कर रही है तो उसको साथ में हर एक जगह पे उसका नाम, वो कौन सी कंट्री से आई है, मतलब कौन सी कंट्री में उसका जन्म हुआ था, कौन सी कंट्री में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, वो सारी डिटेल्स उनको मेंशन करनी है, ताकि कोई भी पर्सन उस कंपनी से कभी डील करे तो उस पर्सन को पता होना चाहिए कि इट्स अ फॉरेन कंपनी, कोई कभी किसी गलतफहमी में डील ना कर ले, तो उन्हें क्लियरली बताना है कि हम कौन सी कंट्री से आए हैं। दिस इज ऑल अबाउट अ फॉरेन कंपनी। सबका फोकस यहाँ पे एग्जाम में आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कंपनी, क्या लिखेंगे आप? फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी which is incorporated, whose place of business is and conducts any business activity in India, that is a foreign company। तो वो याद होना चाहिए कंसेप्ट फॉरेन कंपनी का क्या है। नेक्स्ट कम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। यारों अच्छे से, यहां पे क्या प्रॉब्लम होती है, टेल यू, होल्डिंग और सब्सिडरी दिल में तो शायद आपके बहुत आराम से आ जाएगा, लेकिन आप एक बार रीड करके देखिए, होल्डिंग और सब्सिडरी रीड करिए क्या लिखा है। मैं बताऊं कहां से कहां तक रीड करना है आपको, सिर्फ आप या होल्डिंग क्या होता है रीड करिए पूरा, फिर सब्सिडरी की पहली 3 लाइन्स रीड करिए बस। पूरी जलेबी बना दी ना इन्होंने, क्या बढ़िया जलेबी बनाई है। सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी हुज एसोसिएट इज, अरे मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा घुमाने की कोशिश की है। I'll explain you in a very crude, इन्होंने बहुत इनडायरेक्ट लैंग्वेज में यूज किया, हम डायरेक्टली पढ़ेंगे बहुत कंफर्टेबली। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, पहले समझेंगे, लिखना कैसे मैं ही आपको बता दूंगा, तो फिलहाल सिर्फ समझने पे फोकस करिए कि व्हाट डू यू मीन बाय अ होल्डिंग कंपनी एंड अ सब्सिडरी कंपनी। देयर इज अ कंपनी ए लिमिटेड, इस कंपनी ने अगर ये कंपनी ए लिमिटेड, इफ ए लिमिटेड इज कंट्रोलिंग पूरी तरह से, इफ ए लिमिटेड इज कंट्रोलिंग बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड को कहते हैं हम पापा और बी लिमिटेड को कहते हैं हम बेटा। मतलब क्या, ए लिमिटेड को हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। आप समझे, होल्डिंग, इस कंपनी के पास पूरी होल्ड है, इस कंपनी के पास होल्डिंग है, और ये हो गया सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी मतलब आई एम सब्सिडरी टू इट, सब्सिडरी नीचे, कहने का मतलब है अगर होल्डिंग कंपनी के पास कंट्रोल है पूरा सब्सिडरी कंपनी का, तो उसे होल्डिंग करते हैं, इसको सब्सिडरी कहते हैं। मतलब इफ ए कंपनी इज कंट्रोलिंग बी कंपनी, तो ए इज सेट टू बी होल्डिंग कंपनी एंड बी इज सेट टू बी सब्सिडरी कंपनी। साहब सर ये कंट्रोलिंग समझिए, पर कंट्रोलिंग कैसे हो सकती है? अब ध्यान से हम डेफिनेशन पे जा रहे हैं। कंट्रोलिंग के मीन्स इस तरह से दिए हैं, जब मेजर है, प्रैक्टिकल है। इफ ए लिमिटेड इज, देखिए एक कंपनी है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड के शेयर्स पब्लिक में है, कोई भी खरीद सकता है। बी लिमिटेड मान लीजिए रिलायंस है, ये भी एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस के शेयर्स ओपन है ना, कोई भी खरीद सकता है ना। लेकिन जब कोई भी खरीद सकता है तो ए भी खरीद सकता है। ए ने परचेस कर लिए बी के more than 50% shares. The moment one company purchases more than 50% shares of another company, company
1 is said to be holding company and company 2 is said to be subsidiary company. मैं एक और बार बोलूंगा, this is the easiest language. If company A is holding more than 50% shares of company B, if company A is holding more than 50% shares of company B, company A is said to be a holding company and company B is said to be a subsidiary company. Easily आ जाएगा. मॉड्यूल में एक और तरीका दिया है, ये तो हो गया मोर देन 50% शेयर्स, और एक और ऑप्शन दिया गया है, इफ कंपनी ए इज कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं यारों? जो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट हैंडल करते हैं. हमने देखा था सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो हैंडल करते हैं वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो इफ कंपनी ए इज कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ कंपनी बी, if company A is controlling the composition of company B, composition of directors of company B, company A is said to be a holding company and company B is said to be a subsidiary company. ये दो clauses हैं जहां पे holding subsidiary खत्म हो जाता है. If company A, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, if company A is holding more than 50% shares of company B, company A is said to be holding company and company B is said to be subsidiary company. If company A is controlling the composition of board of directors of company B, company A is said to be holding company and company B is said to be subsidiary company. These are two ways by which a company can be a holding company of another company. Holding का मतलब ये होता है यारों, now company B के जो भी decisions है ना, वो majorly company A लेता है, वो majorly company A लेता है. अब याद आ रहा है हमने एक पढ़ा था डीम्ड पब्लिक कंपनी का कंसेप्ट. सो इफ द होल्डिंग कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी एंड द सब्सिडियरी कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, कंट्रोल कौन कर रहा है? होल्डिंग मतलब पब्लिक कंपनी, तो जो सब्सिडियरी कंपनी है उसे भी एक प्राइवेट कंपनी मान लिया जाएगा, एक प्राइवेट कंपनी मान लिया जाएगा. दिस इज होल्डिंग एंड सब्सिडियरी. प्लीज पेन इट डाउन. होल्डिंग एंड सब्सिडियरी. ये पूरा इसलिए लिख लीजिए सो दैट एग्जाम में आपको लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगा. अदरवाइज आपको लैंग्वेज समझती नहीं है कि एग्जाम में कैसे बनाए होल्डिंग सब्सिडियरी की. आता तो है डायग्राम एंड दिस लैंग्वेज विल सर्व द पर्पस. ये मैंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग, सेम लैंग्वेज यूज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बीओडी. देखिए यारों कैसा है कि इतनी इंट्रिकेसीज में तो पढ़ना ही होगा. अगर सिर्फ मतलब ये सब चीजें स्किप कर दी कभी भी जल्दबाजी में, तो फिर एग्जाम में क्लियर होना मुश्किल हो जाता है. तो एक एक चीज छोटी छोटी हर एक कंपनी के बेसिक फीचर्स हमें पता ही होने चाहिए. स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी है तो किस कंपनी को पे नहीं करने का अलाउ किया गया है? सेक्शन 8 कंपनी. तो इस तरह के हमें एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए कि किस कंपनी को कहां कहां से कौन कौन से एग्जाम्पशन दिए गए. चलिए, यू डन एवरीवन? ये हुआ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी. अरे सर उसके बाद में एक एसोसिएट कंपनी भी है. एसोसिएट कंपनी मतलब क्या? ध्यान से, इफ
कंपनी ए इज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, वर्ड ध्यान रखना है जो आपको याद रखना है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इफ कंपनी ए इज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर कंपनी बी, कंपनी ए एंड कंपनी बी बोथ आर सेट टू बी एसोसिएट कंपनीज। ध्यान से, वहां पर एक को होल्डिंग एक को सब्सिडी कहा गया है, यहां पर दोनों को भाई भाई कहा गया है। दोनों को भाई मतलब दोनों को ही एसोसिएट कंपनीज कहा जाएगा इफ कंपनी ए इज सेट टू हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर कंपनी बी। ध्यान से, ये हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चीज पे आ रहे हैं। इफ ये है कंपनी ए, ये है कंपनी बी, इफ कंपनी ए इज सेट टू हैव significant influence over company B, if a company A is said to have significant influence over company B, company A and company B both are said to be एसोसिएट कंपनीज। दोनों आपस में भाई भाई दोनों, अरे देखिए कुछ रिश्ता ऐसा होता है जिसमें दोनों के नाम अलग हो जाते हैं, है ना, पापा बेटा नाम अलग हुए, होल्डिंग सब्सिडरी, लेकिन भाई भाई मतलब वो मेरा भाई तो मैं भी उसका भाई हुआ ना। एसोसिएट कंपनीज में दोनों को एसोसिएट कंपनीज ही कहा जाता है, भले कोई भी किसी को भी होल्ड कर रहा हो। इफ कंपनी ए इज हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर कंपनी बी, दे बोथ आर सेड टू बी एसोसिएट कंपनी। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। वहां मैंने पढ़ाते टाइम कहा था व्हेन कंपनी ए इज कंट्रोलिंग कंपनी बी, यहां पे क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बट हाँ अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। इसको माना जाता है शेयर होल्डिंग ऑफ 20%। मतलब कैसे, मैं आपको समझाऊंगा, सब लोग ध्यान से। अगर कंपनी ए कंपनी बी के अंदर 20% शेयर्स होल्ड कर रखा है, सिर्फ 20%, तो कंट्रोल तो नहीं कर रहा, कंट्रोल तो 50% से ज्यादा पे करेगा जब मेजॉरिटी हो जाएगा। अभी कंट्रोल तो नहीं कर रहा है, लेकिन 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 कहीं ना कहीं 20% भी बहुत बड़ा फिगर होता है। तो ये कहा जाता है व्हेन कंपनी ए इज होल्डिंग 20% और मोर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी बी, दे बोथ आर एसोसिएट कंपनीज। अब एकदम ध्यान से समझेंगे आप, मैं कंपनी ए हूं, मैं कंपनी बी के अंदर 5% शेयर्स होल्ड कर रहा हूं, हमारा कुछ रिश्ता है क्या, 15% होल्ड कर रहा हूं कुछ रिश्ता है, 19% होल्ड कर रहा हूं कुछ रिश्ता है, 20% होल्ड कर रहा हूं रिश्ता है, हम क्या बन गए, एसोसिएट। 25% होल्ड कर रहा हूं, क्या है हम, एसोसिएट। 30%, 40%, 49%, 50%, 50% पे भी एसोसिएट्स ही हैं, बिकॉज आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहां पे, मोर देन 50%। द मोमेंट यू गेट मोर देन 50% यू आर होल्डिंग। बिल्कुल समझा ना, 20% पे एसोसिएट बनेंगे, 20 से लेके आप एसोसिएट ही कहलाएंगे जब तक आपका मेजॉरिटी में आ जाएंगे। मेजॉरिटी हम 50 पे नहीं आते, मेजॉरिटी आते 50 से ज्यादा पे। द मोमेंट यू हैव मोर देन 50% शेयर्स, आप होल्डिंग बन जाएंगे। दैट इज व्हाई दिस इज ऑलवेज अंडरस्टूड इन अ चेन। आपको एक और बार जस्ट टू हैव योर क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स, आप इस तरह से भी इसे देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग अगर आपके पास है 20% तक की, अगर यहां तक की आपकी शेयर होल्डिंग है तो यू हैव नो रिलेशन। 20% से लेकर 50% तक अगर यहां तक का है आपके पास तो आप बन जाते हैं एसोसिएट कंपनी, और 50% से ज्यादा है तो फिर होल्डिंग कंपनी, और वो बन जाएगी आपकी सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, बिल्कुल क्लियर हुआ अच्छे से। ये कंसेप्ट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है इसलिए। यहाँ पे उसके बाद में टोटल शेयर कैपिटल की बात की है। शेयर कैपिटल मतलब जब हम कह रहे हैं ना 50% से ज्यादा या फिर 20%, तो वहां का है शेयर कैपिटल का मतलब हुआ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यारों शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है इक्विटी, एक होती है प्रेफरेंस। ये हो सकता है आपने कहीं ना कहीं पढ़ा और नहीं पढ़ा होगा, तो हम इसको डिटेल में कैपिटल वाले चैप्टर के अंदर देखने ही वाले हैं। इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, दिस इज नॉट द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। ये क्या कह रहे हैं, एक रूल, सब लोग ध्यान से। पहले मैं आपको लॉ बताता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको लॉ बताता हूं। लॉ का ये कहना है, लॉ का ये कहना है दैट अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर्स ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। वापस एक बार देखिए, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी,
होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बना है, मतलब दिस कंपनी इज होल्डिंग हाउ मच, मोर देन 50%, मतलब कंपनी H इज होल्डिंग मोर देन 50% शेयर्स ऑफ कंपनी S। ध्यान से, लॉ ये कहता है कंपनी S कैन नॉट होल्ड शेयर्स, कंपनी S कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन H। वाई? क्यों यार? H तो S में होल्ड कर ही रहा है, तो S H में होल्ड क्यों नहीं कर सकता? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन इट? ये लॉ है, सोचिए ऐसा लॉ क्यों बना है? व्हाई डू यू थिंक सो? तो तो वापस होल्डिंग सब्सिडी, सब्सिडी होल्डिंग, होल्डिंग सब्सिडी हो जाएगा। ओके, और कुछ प्रॉब्लम क्या है उसमें? क्या चीज गलत हो सकती थी, उस गलत चीज को रोकने के लिए प्रोविजन बनाए? क्या गलत हो सकता था अगर हमने सब्सिडी को अलाउ कर दिया तो? अरे यारों देखिए ना, सुनिए, मेरे पास थोड़ा पैसा है, मैंने उस पैसे को यूज करके एक कंपनी के ऊपर ओनरशिप ली है, अब मैं होल्डिंग कंपनी हूं, मैं पूरी तरह से उस कंपनी को कंट्रोल कर रहा हूं। अरे मैं उस कंपनी के सारे डिसीजंस मेजरली मेजॉरिटी से लिए जा रहे हैं, तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैंने जो पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था ना, वो पैसा वापस खुद के पास मंगवा लेता हूं। तो इसमें तो क्या होगा, मेरा पैसा भी वापस मुझे मिल गया और कहीं ना कहीं मेरी होल्डिंग भी बन गई। इट इज नॉट अलाउड, it is not allowed। Once you have purchased the shares of a company, now you are holding company, that company is a subsidiary company, that company cannot purchase the shares of holding company। So the golden rule is that the subsidiary company cannot hold shares of holding company, but there are certain exception to this rule। जनरल रूल तो ये हो गया, ये जो आपने कहा दिस इज द गोल्डन रूल, कि सब्सिडरी होल्डिंग में होल्ड नहीं कर सकती, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस देखिए, दो तो टेक्निकल एक्सेप्शंस है और एक बड़ा लॉजिकल एक्सेप्शन है। दो टेक्निकल तो इतने से हो गए कि मान लीजिए सब्सिडरी कंपनीज होल्डिंग द शेयर्स एज अ ट्रस्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और के बिहाफ पे कर रहे हैं। सेकंड इज होल्डिंग द शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये दोनों तो टेक्निकल पॉइंट हो गए, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट इज अ वेरी लॉजिकल पॉइंट। What if subsidiary was, यहां पे सुनेंगे सब लोग, what if subsidiary was holding the shares of the holding company prior to becoming subsidiary? अरे मतलब 1 जनवरी को मैंने H कंपनी में 10% शेयर्स खरीद लिए और 1 फरवरी को H ने मेरे 60% शेयर्स खरीद लिए। तो मतलब क्या हुआ, ध्यान से, मैंने तो पहले से खरीद लिए थे, मुझे पता थोड़ी था कि मैं सब्सिडरी बनने वाला हूं। So in that case, if you have purchased the shares before becoming the subsidiary, you can hold those shares. If you have purchased the shares before becoming subsidiary, you can hold those shares. First trustee, second represent, third. If subsidiary has bought those shares before becoming subsidiary, अगर सब्सिडी बनने के पहले उन्होंने शेयर्स खरीदे थे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज है, बहुत डिटेल में जाए तो बहुत अंदर घुसने वाली बात होगी, बट फिर भी जब बात निकली है तो पूरी बता देते हैं आपको। अगर कभी भी ऐसा सिनेरियो हो गया ना कि मैं होल्डिंग कंपनी हूं और सब्सिडरी ने मेरे शेयर्स खरीद रखे हैं पहले के, तो जो सब्सिडरी के पास वो शेयर्स है ना, उन शेयर्स के लिए सब्सिडरी को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। होल्डिंग सब्सिडरी है, वैसे तो सब्सिडी मेरे अंदर शेयर्स नहीं खरीद सकता है, वैसे तो सब्सिडी मेरे अंदर शेयर्स नहीं खरीद सकता है। अगर उनके पास कोई भी शेयर्स पहले के हैं, इस तरह से उन्होंने शेयर्स को होल्ड कर रखा है, तो अलाउ तो कर दिया है, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया गया। सब्सिडी कैन वेरी वेल होल्ड शेयर्स, बट वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। खैर, हमारे लिए कंसेप्ट इतना सा है दैट द सब्सिडी कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर्स ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस पॉइंट। फास्ट लिख लीजिए सर। देखिए कैसा होता है, टेल यू व्हाट। आप लोगों को कभी कभी लगता है कि सर ये तो नोट्स में लिखा हुआ है। यारों, यू विल नेवर गेट टाइम टू स्टडी द एंटायर नोट्स। अगर आपने ऐसा थोड़ा सा भी मार्किंग करके लिख दिया ना, तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन। अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन।
यस, डन राइट। चलिए नेक्स्ट, द कंपनी एट हैंड इज इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, अरे यार नाम से क्या लगता है ये एक ऐसी कंपनी है जो क्या काम करती होगी, इन्वेस्टमेंट का। ध्यान से समझिए, हम मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखेंगे एग्जाम में। इन्वेस्टमेंट कंपनी इज अ कंपनी जो कि हद करती है। हद मतलब समझते हैं आप? हद मतलब कभी हम कहते हैं ना कोई, अरे यार पाजी तुसी हद कर, हद मतलब कोई भी चीज ना जो ज्यादा कुछ करता है। इन्वेस्टमेंट कंपनी इज अ कंपनी जो कि हद करती है। जस्ट मेमोरी टेक्निक टू रिमेंबर, इन्वेस्टमेंट कंपनी इज अ कंपनी जो कि हद करती है, जो कि होल्ड करती है, अक्वायर करती है और डील करती है इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी। खत्म हो गया इन द मॉड्यूल्स लैंग्वेज। इन्वेस्टमेंट कंपनी इज अ कंपनी जो कि हद करती है, जो कि होल्ड करती है, जो कि अक्वायर करती है और जो कि डील करती है इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी। सच कंपनी इज कॉल्ड अ इन्वेस्टमेंट कंपनी। Investment company is a company which deals, acquires and holds shares and securities. इस कंपनी की जनरली इनकम क्या होती होगी यारों? इन्वेस्टमेंट कंपनी की इनकम क्या होती होगी? इनकम कैसे होती है, इनको प्रॉफिट कैसे होता है? या तो शेयर्स लिए थे उससे ज्यादा वैल्यू में बेचे तो, या फिर डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। ये दो तीन सोर्सेज हैं इनके इनकम के। इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसके बाद में आता है प्रोड्यूसर कंपनी। यार प्रोड्यूसर कंपनी जो है ना वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। आई जस्ट गिव यू अ रफ आइडिया। प्रोड्यूसर कंपनी में हमारा एक्सप्रेसली पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 28। वो पूरा हम प्रोड्यूसर कंपनी पे ही चैप्टर डिवोटेड है। वो प्रॉपर्ली हम प्रोड्यूसर कंपनी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना सा समझ लीजिए, एक सेक्शन है 581B। उस सेक्शन में कुछ एक्टिविटीज स्पेसिफाइड हैं जो एकदम फार्मर्स लोग करते हैं, एकदम बेसिक प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, वो 581B में एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है। अगर आप उनमें से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप उनमें से कोई एक्टिविटी कर रहे हैं प्लस यू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, तो आपको माना जाएगा प्रोड्यूसर कंपनी। अगर आपकी एक्टिविटी है अंडर 581B और आपने रजिस्टर किया है खुद को एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, रजिस्टर करवाते टाइम आपने कहा है आई वांट टू गेट माय सेल्फ रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी, तो यू आर टर्म्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी। खैर ये चीज हमारी डिटेल में आगे आने वाली है। अब आपसे एक सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय निधि कंपनी? क्या होता है निधि कंपनी? चिट फंड्स, ओके। होता क्या है निधि कंपनी? देखिए कैसा है, निधि कंपनी का जो कंसेप्ट है वो हमें लगता है कि इतना पॉपुलर नहीं है, बट आप साउथ इंडिया में जाके देखिए, साउथ इंडिया में निधि कंपनी का कंसेप्ट इज वेरी वेरी पॉपुलर। ह्यूज अमाउंट ऑफ निधि कंपनीज आर देयर इन साउथ इंडिया। निधि कंपनीज क्या सर्विसेज देती हैं? ध्यान से, निधि कंपनीज वो कंपनीज होती हैं विच गिव, ध्यान से, दे गिव बोरोइंग and lending of funds. They give facility of borrowing and lending of funds. अब जो की पॉइंट है यहां पर है फॉर मैम। अरे निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि बोरिंग और लेंडिंग की फैसिलिटी देती है ओनली ओनली फॉर देयर मेंबर्स। अरे बैंक वैंक नहीं है ये कि कोई भी आया उसे लोन दे देंगे। यहां पर सिर्फ मेंबर्स के लिए होता है। जो जो उस निधि कंपनी के मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को अगर पैसे की जरूरत है तो वो निधि कंपनी असिस्ट करती है। निधि कंपनी इज अ कंपनी व्हिच गिव फैसिलिटी ऑफ बोरिंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स ओनली ओनली एंड ओनली फॉर देयर मेंबर्स, ओनली फॉर देयर मेंबर्स। यहां पे आप लिखेंगे और वेरी पॉपुलर in South India, almost 80% of Nidhi companies are in Tamil Nadu. निधि कंपनी के बारे में ये 2 पॉइंट्स लिख दीजिए बस।
फैसिलिटी ऑफ बोरिंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स ओनली फॉर देयर मेंबर्स, सिर्फ मेंबर्स को फैसिलिटी दी जाती है, हर किसी को नहीं. एंड these companies are very popular in South India. Almost 80% of Nidhi companies in India are in Tamil Nadu. Tamil Nadu itself में 80% of the entire India की निधि companies हैं. तमिलनाडु साइड ये बहुत ही फेमस कंसेप्ट है. There people don't prefer going to banks वगैरह, वो निधि कंपनी फॉर्म करके आपस में अपनी नीड को सर्व कर लेते हैं. तमिलनाडु डन, राइट? लिख लिया सबने? इसके आगे आता है डोरमेंट कंपनीज. अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर. कैसा रिलीफ लगता है यार? वो कैसा है? अभी आपकी इनिशियल फर्स्ट सेकंड डे है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा हेक्टिक सा लगता है. हेक्टिक सा एज इन कि कभी आदत नहीं है ना बैक टू बैक ऐसे कंसेप्ट की. जनरली तो क्या होता है, एक आध कंसेप्ट फिर 10 मिनट का टाइम पास, फिर एक आध कंसेप्ट फिर 10-15 मिनट की बातें. जनरली कैसा है, ना तो वो समय है और ना ही उतना हमें समय देना चाहिए. अगर बैक टू बैक अच्छे से पढ़े तो हम सारे कंसेप्ट्स प्रॉपर्ली कवर कर सकते हैं अच्छे से. तो मेनली ये है कि जितना समय आपका यहाँ पर है पूरा यूटिलाइज होना चाहिए फ्रूटफुल तरीके से. नेक्स्ट कंसेप्ट इज डोरमेंट कंपनी. डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी. व्हाट डू यू मीन बाय डोरमेंट? डोरमेंट मींस इनएक्टिव. देखिए यार, डोरमेंट. डोरमेंट मींस समथिंग व्हिच डज नॉट मूव, कुछ हो ही नहीं रहा है. डब्बा है, डब्बा. डोरमेंट खत्म. यारों, हमारे पूजनीय मनमोहन सिंह जी, आप उन्हें देख सकते, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. उनके साथ दिमाग कहीं नहीं है. उन्होंने जो 1991 में किया वो अगर वो नहीं करते तो हम लोग आज यहाँ पे होते ही नहीं. लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो बोलते नहीं जहाँ उन्हें बोलना चाहिए. इसलिए इतना बेहतरीन दिमाग, वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट में से वो एक हैं, बट उन्होंने अपनी पूरा पिछले कुछ वर्षों में पॉलिटिक्स के चक्कर में वेस्ट हो गया. छोड़िए, हमें डोरमेंट कंपनी का मतलब वो फेस दिमाग में आना चाहिए. डोरमेंट, सालों हो गए, बरसों हो गए, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट. डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिस कंपनी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा. वो कंपनी एक फिक्स कंपनी हो चुकी है, रुक चुकी है. ध्यान से, डोरमेंट कंपनी हम कैसे पढ़ेंगे? डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि ईदर द कंपनी इज मेड फॉर सम फ्यूचर प्रोजेक्ट, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट में नहीं है, या फिर फॉर होल्डिंग सम असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ऐसी कोई राइट है, इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, ये राइट्स आपने होल्ड कर रखे हैं. या फिर योर कंपनी इज एन इनएक्टिव कंपनी. ध्यान से देखेंगे, अगर आप इन तीनों में से कहीं भी कवर होते हैं, क्या तीनों में से? या तो आपकी कंपनी हैज बीन मेड फॉर सम फ्यूचर प्रोजेक्ट, मतलब आज कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया पर इसको इन बिजनेस में लाऊंगा 3 साल बाद, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए मैंने कंपनी बनाई है, उसे कहा जाता है डोरमेंट कंपनी. या फिर मैंने वो कंपनी बनाई है जस्ट फॉर होल्डिंग सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि वो कंपनी उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखेगी, कोई बिजनेस नहीं करेगी, वो कहा जाएगी एक डोरमेंट कंपनी. और एक इनएक्टिव कंपनी जो कि एक्टिव नहीं है, उसे भी कहा जाएगा एक डोरमेंट कंपनी. अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, यू कैन गो टू द रजिस्ट्रार एंड आस्क हिम कि साहब हमें आप डोरमेंट कंपनी का दर्जा दे दीजिए. रजिस्ट्रार एक रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनीज. उसके अंदर वो आपका नाम लिख देता है कि हाँ ये कंपनी डोरमेंट है, उस पर ज्यादा कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ वो कंपनी वैसे भी डोरमेंट है ना. तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड केस है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, फॉर होल्डिंग असेट्स. सर इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या हुआ? इनएक्टिव कंपनी का मतलब कुछ इस तरह से दिया गया है. इनएक्टिव कंपनी मींस अ कंपनी वेयर देयर हैज बीन नो बिजनेस since last 2 years. There has been no significant accounting transaction since last 2 years. There has been no filing since last 2 years. अगर इन तीनों में से कहीं भी आप अट्रैक्ट होते हैं तो यू आर टर्म्ड एज अ इनएक्टिव कंपनी. इनएक्टिव कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जहां पे पिछले 2 साल से कोई बिजनेस नहीं है, पिछले 2 साल में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, पिछले 2 सालों में कोई फाइलिंग नहीं की गई है. दिस इज डोरमेंट कंपनी. डोरमेंट कंपनी मतलब क्या? एक ऐसी कंपनी या तो किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, या फिर दैट कंपनी इज जस्ट फॉर होल्डिंग असेट. या फिर एक इनएक्टिव कंपनी. इनएक्टिव कंपनी का मतलब जहां पे 2 साल से कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, जहां पे कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है 2 सालों से, या फिर कोई फाइलिंग नहीं हुई है. यारों, डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जो बिजनेस ही नहीं कर रही है, वो सिर्फ रुकी हुई है, बैठी हुई है, डिब्बा है बस.
एक खाली डिब्बा है, वहां कुछ काम नहीं हो रहा है, उससे आप दर्जा दे देते हैं एक डोरमेंट कंपनी का। ये डायग्राम याद रहना चाहिए, डोरमेंट कंपनी आती है, सिर्फ आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं, एंड दे आर मोर देन सफिशिएंट। डोरमेंट कंपनी जाले, कोई तकलीफ कोई दर्द अभी तक? ये हुआ डोरमेंट कंपनी के बारे में। इसकी कुछ मेजर माइनर चीजें हैं, यू कैन रीड इट। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे आप एक चीज लिखेंगे, होमवर्क, देयर इज नथिंग इन इट, यहां पे सिर्फ आपको इसे रीड करना है एक बार एंड यू विल अंडरस्टैंड, बस पॉइंट्स दिए गए। कल मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, पार्टनरशिप और कंपनी, रीड किया? कहीं कोई तकलीफ, कोई स्कोप ही नहीं था? बिल्कुल ठीक है, ये भी आज आप रीड करके आएंगे। एंड द लास्ट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये एक्चुअली आप पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा था ना स्टैट्यूटरी कंपनीज के बारे में। कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन जो कि किसी स्पेशल स्टैट्यूट के तहत बनी है, कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं बनी है, कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन जो एक स्पेशल स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? एक्ट, कोई भी एक स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, इनका खुद का एक एक्ट है जी, अरे हमारे आईसीएसआई का भी अपना एक एक्ट है, हर बहुत कॉर्पोरेशंस का अपना खुद का एक एक्ट होता है, वो उस एक्ट के तहत बने हैं। तो ऐसे कॉर्पोरेशन जो कि एक स्पेशल एक्ट के तहत बने हैं, उन्हें कहा जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उन्हें कहा जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कंपनीज और रजिस्टर्ड कंपनीज। जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई, रजिस्टर्ड कंपनीज जिनका स्पेशल एक्ट था, स्टैट्यूटरी कंपनीज। बिल्कुल ठीक है यार, इसके साथ में चैप्टर खत्म होता है, पर रुकिए अभी आप क्या करिए, अभी आप आराम से चैप्टर के सबसे पहले वाले चार्ट पे आइए, जो पेज नंबर 2 पे चार्ट है उस पे आइए। अब आपको ये पूरा चार्ट समझ में आना चाहिए। इस चैप्टर को कभी आपका रिवाइज करने का मन होगा ना, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार इस पूरे चार्ट को देखिएगा, क्या आपको एक एक वर्ड समझ में आ रहा है? सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के बेस पे दो तरह की होती है, स्टैट्यूटरी एंड रजिस्टर्ड, दोनों का मतलब क्लियर है। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी तीन तरह की, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड क्लियर। और उसके बाद में ये वो था जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, हर एक को देख के कुछ ना कुछ चीजें याद आनी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी, कौन सी कंपनी थी? जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट थी, लाइसेंस देना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी, स्टैम्प ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट कंपनी, वो कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कॉम्बिनेशन से मोर देन 51% और मोर, टेक्निकली बोले तो 51% और मोर मतलब मेजॉरिटी इनके पास है। उसके बाद फॉरेन कंपनी, मतलब तीन कंडीशन थी, इनकॉर्पोरेटेड, प्लेस ऑफ बिजनेस, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। दो तरह से हो सकते थे, साथ में बोलेंगे आप लोग खत्म ही, इफ कंपनी ए इज होल्डिंग मोर देन 50% shares in company B, company A holding, company B subsidiary. If company A is controlling composition of directors of company B, company A holding, company B subsidiary. बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में यहां पे हमने एसोसिएट कंपनी पढ़ा था, एसोसिएट कंपनी, इफ कंपनी A is having substantial influence, पहले आप लोग बोलेंगे substantial influence, फिर बाद में आप बोलेंगे substantial influence का मतलब है 20%, है ना? If company A is having substantial influence in company B, company A and B both are said to be associate companies. And substantial influence means 20% or more of share capital. उसके बाद में देखा हमने इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कि क्या करती है? हद करती है, H for hold, acquire, deal in shares on securities. प्रोड्यूसर कंपनी, ये हमने अभी नहीं, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी हमने पढ़ा है 581B के अंदर जो स्पेसिफाइड है ऑब्जेक्ट, आप वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, साथ में और रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी। और प्रोड्यूसर कंपनी, निधि कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कि बोरो और लेंडिंग की सर्विसेज देती है टू इट्स मेंबर्स, सिर्फ मेंबर्स के लिए है, निधि कंपनी। डोरमेंट कंपनी, 3 पॉइंट सबसे पहले, डोरमेंट कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज मेड फॉर सम फ्यूचर प्रोजेक्ट, ओके। सेकंड, होल्डिंग सम एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। थर्ड, इट इज एन इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी मतलब पिछले 2 सालों में इनके अंदर कोई बिजनेस नहीं हुआ है, पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुए, या पिछले 2 सालों में इन्होंने फाइलिंग नहीं की है। दिस इज अ डोरमेंट कंपनी। द चैप्टर इज ओवर। यार ध्यान से देखिएगा, अगर आज घर जाके आप इस चैप्टर का एक एक वर्ड थ्योरी का पढ़ लेते हैं और उससे आप राइट हैंड साइड ऑफ द पेज में खत्म कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पेज में पूरी तरह से
खाली पेज पे कवर करके लिख देते हैं या फिर अंडरलाइनिंग हाईलाइट कर देते हैं, तो ये फ्रूटफुल होगा और तो इतना प्यारे तरीके से हो जाएगा कि आप एग्जाम के एक दिन पहले पूरा पढ़ पाएंगे इसे अच्छे से। तो वो चीज आप आज कर सकते हैं, आज उसे करने में बहुत कम समय लगेगा, वही अगर आप थोड़े दिन बाद करेंगे तो शायद थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। जनरली व्हाट वील डू, आपके लेक्चर सारे इस तरह से होंगे कि अगर लेक्चर्स इज गोइंग टू बी, अगर लेक्चर्स गोइंग टू एक्सटेंड तो बीच में 10 मिनट का ब्रेक रहेगा आपको, बिकॉज़ ऑफ कोर्स यू आर नॉट हैबिचुअल 2-2.5 घंटे की बैक टू बैक टीचिंग, बीच में 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। अदरवाइज अगर वो 1 आवर 50 मिनट्स के आसपास है तो वो एक ही स्ट्रेच में खत्म हो जाएगा। आपसे मैं कुछ छोटी सी बात और करना चाहता हूँ, नहीं अब पढ़ा नहीं रहा मैं आपको सिर्फ एग्जाम को लेके एक चीज बता रहा हूँ। जनरली जिन लोगों ने कभी एग्जाम का पेपर देखा है उन्हें तो पता है, और जिन्होंने एग्जाम का पेपर नहीं देखा है उनके लिए एकदम ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन 4 तरह के आते हैं। कंपनी लॉ के अंदर 4 तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 1 डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये हो गया एक तरह का क्वेश्चन। एक होते हैं कमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एक आते हैं डिफरेंस बिटवीन, और लास्ट वाले हैं वो आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। पहली चीज यारों, केस स्टडी और केस लॉज में डिफरेंस होता है, समझिए। केस स्टडी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको दे दिया गया है ना स्टोरी फॉर्म, राम ने ये किया, प्रकाश ने ये किया, अब क्या होगा, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन उसे केस स्टडी कहा जाता है। केस स्टडी मींस कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा और एक स्टोरी देके पूछा, दैट इज केस स्टडी। केस लॉ का मतलब है जो पुराने एस्टेब्लिश केस लॉ हुए ना, जिसकी आपको एक बुक मिलेगी जिसके अंदर पूरे केस लॉज दिए गए, दोज आर केस लॉज। ये दोनों अलग अलग चीजें होती है कंसेप्चुअली। जनरली केस स्टडीज आर बेस्ड ऑन केस लॉज जनरली, बट जरूरी नहीं है। 50% ऑफ द केस स्टडीज प्रोविजंस पे से आती है, जो प्रोविजन आप पढ़ रहे हैं उनके ऊपर से केस स्टडी भी आती है, उनके ऊपर से केस स्टडी भी आती है। तो ये केस स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन का आपको खास ध्यान रखना है, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच डिटरमिन्स कि पेपर इजी या डिफिकल्ट है। अगर पेपर में 20-25 मार्क्स की केस स्टडीज आई है तो ठीक है, अगर पेपर में 40 मार्क्स की केस स्टडीज आ गई तो पेपर डिफिकल्ट है। केस स्टडीज जनरली पीपल आर नॉट एबल टू आंसर केस स्टडी। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, आपको एक्सप्लेन करना है, यू विल गेट द मार्क्स। डायरेक्ट क्वेश्चन, नॉट अ प्रॉब्लम, जिस बंदे ने पढ़ के गया है वो यहाँ पे लिख कर आएगा। कमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हर एक पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 आता है कमेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज कमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है यारों, यू आर गिवन अ सेंटेंस, दैट सेंटेंस मे बी ट्रू मे बी फॉल्स, दैट सेंटेंस मे बी ट्रू मे बी फॉल्स। कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है, वो एग्जाम भी देकर आ जाता है, उनको लगता है सारे सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है, नहीं, वो जो सेंटेंस दिया है वो गलत सेंटेंस भी हो सकता है। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है वो सेंटेंस सही है या गलत है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, देयरआफ्टर आपको सही प्रोविजन लिखना है। इसमें की क्या है ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी भी सेंटेंस को इस तरह से स्टार्ट मत कीजिएगा कि दिस सेंटेंस इज ट्रू और दिस सेंटेंस इज फॉल्स। आपको जो भी लगता है, आपको पता है ना, आप उसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। क्यों? आप जब भी ट्रू या फॉल्स लिखते हैं, वो एग्जामिनर अगर वहां पे आपका गलत है तो वहीं पे आपको 0 दे देगा, आगे पढ़ेगा भी नहीं। तो एट टाइम्स क्या होता है, आपका थॉट तो सही है, एग्जामिनर के हिसाब से ट्रू या फॉल्स अलग हो सकता है, आपका कंसेप्ट लॉजिक सही है, बट देखिए ट्रू और फॉल्स बड़ा सब्जेक्टिव हो गया ना, उस सेंटेंस को इंटरप्रेट कैसे किया उस पर भी आता है ट्रू या फॉल्स। तो आप कभी भी ट्रू या फॉल्स वर्ड को यूज मत करिएगा। जैसे कि एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, अ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, अ कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन 24 आवर्स, कमेंट, ये क्वेश्चन है, अ कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन 24 आवर्स, कमेंट। The answer is the company can be incorporated within 24 hours। अब ये प्रोविजन आ चुका है ई गवर्नेंस के अंदर कि आप 24 आवर्स में कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो क्या लिखना है आपको, ऐसे नहीं लिखना है the given statement is false and a company can be incorporated, ऐसा नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली लिखना शुरू करना है, a company can be incorporated within 24 hours। if the company is being incorporated within 24 hours, the company has to take a online approval of name वगैरह वगैरह, जो प्रोविजन है आप सही टाइम पे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। तो इतना सा पॉइंट है, कहने का मतलब है कि आपको कभी भी कमेंट बेस्ड के अंदर यस नो नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको प्रोविजन लिखना है। उसके बाद में भले ही वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो या कमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, आपको लिखना है वो पॉइंट वाइज प्लस इफ पॉसिबल विथ अ डायग्राम। जिस हद तक पॉसिबल है कुछ ना कुछ डायग्राम बनाइए, डायग्राम प्रोफेशनल डायग्राम बनाइएगा, ऐसा रैंडम नहीं। प्रोफेशनल चार्ट बना दिया आपने, ये सब कुछ बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी है तो ऐसा एक टाइप्स ऑफ कंपनी करके 3 एरो, एक एक कंपनी उसके की फीचर्स। आंसर हमेशा पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ में कभी नहीं लिखना है, बिल्कुल ठीक है। हर एक क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए,
हर एक क्वेश्चन भली 4 लाइन से हुई है, बाकी पेज खाली है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नए पेज से, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से। कमेंट बेस्ड के अंदर भी सेम चीज होगी, पॉइंट वाइज लिखना है, पॉसिबल है तो डायग्राम बना दीजिए। डिफरेंस बिटवीन में एक चीज आती है कि सर कॉलमनर फॉर्म में लिखना है या पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है। देखिए सुनिए, 3 तरीके हो सकते हैं डिफरेंस बिटवीन लिखने के। फर्स्ट वे इज कॉलमनर फॉर्म, कॉलम बना दिया, क्वेश्चन आया डिफरेंस बिटवीन एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कॉलम बनाया एजीएम, फर्स्ट पॉइंट एजीएम के बारे में, ईजीएम के बारे में सेकंड पॉइंट, वैसे ही कॉलमनर फॉर्म तो पता है। सेकंड वे इज कि आपने लिखा डिफरेंस बिटवीन एजीएम एंड ईजीएम। पॉइंट नंबर 1, एजीएम में ऐसा होता है वेरएस ईजीएम में ऐसा होता है, इट इज नॉट कॉलमनर फॉर्म, ये आपने पॉइंट वाइज लिखा है। एंड द थर्ड वन इज आपने लिखा एजीएम, एजीएम के बारे में पूरा लिख दिया, पॉइंट बी ईजीएम उसके बारे में पूरा लिख दिया। स्टूडेंट्स का बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि सर कैसे लिखना है। देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन, प्रेफरेंस 1 शुड बी गिवन टू कॉलमनर फॉर्म, क्योंकि कॉलमनर फॉर्म में ऐसा देखा गया कि एग्जामिनर हमेशा ज्यादा मार्क्स देता है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलमनर फॉर्म को देनी है। लेकिन यारों एट टाइम्स कुछ ऐसे डिफरेंस बिटवीन आएंगे जो आप कॉलमनर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अभी आपको पता नहीं, जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। एग्जांपल देता हूं, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल बिजनेस एंड ऑर्डिनरी बिजनेस, आप उसको कॉलमनर फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, वहां पे यू कैन राइट स्पेशल बिजनेस पूरा एक्सप्लेन किया, सेकंड पॉइंट ऑर्डिनरी बिजनेस पूरा एक्सप्लेन किया। वहां पर अच्छी बात यह है यारों कि वहां पर आउट ऑफ 5 आपको 2 मार्क्स पक्का मिलेंगे, लेकिन आपको उसमें 2 से ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर बहुत अच्छा एग्जामिनर है तो आपको मार्क्स दे देगा, वेरएज अगर कॉलमनर फॉर्म है तो आपको 4 मार्क्स भी मिलते हैं बहुत आराम से। द पॉइंट इज कॉलमनर फॉर्म हमेशा स्कोरिंग रहता है, लेकिन जो पैराग्राफ फॉर्म है वो सेफ रहता है, उसमें मार्क्स ज्यादा नहीं मिलते बट वो सेफ है। तो प्रेफरेंस हमेशा देनी है कॉलमनर फॉर्म को, अगर हम उसमें श्योर नहीं है तो हमें पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। क्लियर? अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, केस स्टडीज। यारों केस स्टडीज कैसे लिखनी है टू फेच गुड मार्क्स, सबका फोकस पूरा यहीं पे चाहिए मुझे। केस स्टडीज कैसे लिखनी है? केस स्टडी का आंसर जब भी आप लिख रहे हैं आपको उसे लिखना है इन 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है प्रोविजन। प्रोविजन के अंदर आपने उस केस स्टडी, मान लीजिए जिस भी टॉपिक पे है, आपने उस टॉपिक के ऊपर जो भी प्रोविजन पढ़ा है वो प्रोविजन आपको लिख देना है। फॉर एग्जांपल एग्जाम में केस स्टडी आई, कंपनी ए इज हैविंग 50%, कंपनी ए, कंपनी आकाश लिमिटेड इज हैविंग 50% शेयर्स ऑफ भानु लिमिटेड, is having, I'll make a story only. Akash Limited is having 25% shares of Bhanu Limited. Subsequently, Akash Limited purchased more 25% shares of Bhanu Limited. Subsequently, Akash Limited purchased 5% shares of Bhanu Limited. Explain what is the relationship between these two companies. तो यारों फर्स्टली तो आपको केस स्टडी हो गई, क्या आंसर क्या है? आंसर हमें पता है कि सबसे पहले आकाश ने भानु के 25% शेयर्स खरीदे, 25% खरीदते ही वो क्या बन गए? एसोसिएट। 25% के बाद उन्होंने 25% और खरीदे, कितने हो गए टोटल? 50%। अभी भी क्या है वो? एसोसिएट। उसके बाद खरीदे 5% और, तो क्या बन गए? होल्डिंग कंपनी बन गया आकाश का। ये हमें पता है, लॉ हमें पता है। सबसे पहले प्रोविजन के अंदर आपको सिर्फ लॉ लिखना है। लॉ मतलब इफ अ कंपनी इज होल्डिंग 20% और मोर शेयर्स ऑफ कंपनी बी, कंपनी इज एसोसिएट कंपनी। इफ कंपनी ए इज होल्डिंग मोर देन 50% शेयर्स ऑफ कंपनी बी, दे आर होल्डिंग सब्सिडरी। पहले से प्रोविजन, यहाँ पे आकाश भानु का नाम भी नहीं लेना है, सिर्फ प्रोविजन लिखना है पॉइंट नंबर 1 प्रोविजंस में। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लाइन छोड़नी है एक, और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 लिखना है आपको फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर आपको स्टोरी लिख देनी है, वहां पे आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको जो क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। कैसे? सर आकाश एंड भानु आर 2 कंपनीज, आकाश हैज परचेज्ड 25% शेयर्स ऑफ भानु, सब्सिक्वेंटली आकाश हैज परचेज्ड मोर 25% शेयर्स, सब्सिक्वेंटली आकाश हैज परचेज्ड 5% शेयर्स ऑफ भानु। सिर्फ स्टोरी है, पूरी स्टोरी फैक्ट्स ऑफ द केस में रिपीट कर देनी है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, कंक्लूजन। ये कंक्लूजन आपको स्टार्ट करना होता है बाय अप्लाइंग the above provisions in the given case। और यहां पे आपको अपना कंक्लूजन लिखना है। किस तरह से? इस क्वेश्चन में हमारा कंक्लूजन ये होगा कि राइट नाउ आकाश इज होल्डिंग कंपनी एंड भानु इज सब्सिडरी कंपनी। ये हमारा कंक्लूजन होगा। तो बाय अप्लाइंग द अबव प्रोविजन
in the given case we can conclude that Akash was earlier an associate company, but after purchasing the second set of shares, Akash is now a holding company. ये आपको जो भी कंक्लूजन है वो लास्ट में कंक्लूजन में लिख देना है. इस तरह से अगर फैक्ट, इस तरह से केस स्टडीज के आंसर आइडियली होने चाहिए. अगर इस तरह से लिख दिए, देयर इज नो वे आपके मार्क्स कभी कट सकते हैं. देखिए केस स्टडी में दो रीजन से मार्क्स कटते हैं, कट होते हैं. या तो आपको पता ही, देखिए आपको प्रोविजन ही नहीं पता तो कट होना ही है. कभी कभी आपको प्रोविजन पता होता है बट आप डायरेक्टली कंक्लूजन लिख देते हैं आंसर में. केस स्टडी पढ़ी, सीधा लिख दिया केस आकाश एंड भानु आर होल्डिंग सब्सिडरी, ओके बात खत्म. यार वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कम से कम, थोड़ी तो इज्जत देनी होगी, थोड़ी तो इज्जत देनी होगी. और ये वो क्वेश्चन यहाँ पे सबके मार्क्स कट होंगे. तो अगर यहाँ पे आपने रीजनेबली लिखा है तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं. These are the questions which actually make the difference. बाकी तो सभी कर लेते हैं ना. इसमें 3 पॉइंट्स के बाद में एक और फोर्थ पॉइंट भी आ सकता है. इफ इट ऑल यू वांट, इफ इट ऑल यू वांट, तो आप लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेनेशन. उसमें आप फर्दर वापस आप कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहे तो दे सकते हैं. फर्दर आपको कुछ भी और लिखना है, जैसे कि कभी कभी आप आगे पढ़ेंगे डायरेक्टर्स में रिटायरमेंट का कंसेप्ट आता है, वहां पे कभी कभी नंबर्स आ जाते हैं. तो अगर आप वो नंबर्स की वर्किंग भी शो करने चाहते हैं एज अ वर्किंग नोट, तो फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर वो लिख दीजिए. इस फॉर्मेट में अगर मार्क्स आपने आंसर प्रेजेंट किया है, देयर इज नो वे कि आपके मार्क्स कट हो जाए. देयर इज नो वे कि आपके मार्क्स कट हो जाएं. दिस इज व्हाट विल मेक द डिफरेंस बिटवीन योर कॉपी एंड रेस्ट स्टूडेंट्स कॉपी. उसके अलावा एग्जाम में मैं बाद में बताऊंगा आपको, हमेशा डिफरेंस बिटवीन को प्रेफरेंस देनी है. डिफरेंस बिटवीन अच्छे से करना ही करना है. मतलब चॉइस आती है एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन या फिर अदर क्वेश्चंस, हमेशा डिफरेंस बिटवीन को अटेम्प्ट करना है. डिफरेंस बिटवीन इज वे मोर स्कोरिंग देन एनी अदर क्वेश्चंस एंड वेरी इजी एज वेल. कोई इशू नहीं आता है. बिल्कुल ठीक है. और एक की समझ लीजिए एग्जाम में, स्टेप 1 इज नॉट टू राइट व्हाट इज करेक्ट. स्टेप 1 is to make sure you're not writing what is not correct. I'll repeat. In a crude language, exam में you should never write rubbish. हमारी हैबिट ऐसी हो गई है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब साहब एक पेज तो लिखना है. तो हमें अगर 3 पॉइंट असली में आते हैं तो हम 4 कचरा पॉइंट्स लिखते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट मस्ट बी देयर. एग्जाम में स्टेप 1 इज नॉट टू राइट समथिंग विच इज रॉन्ग, नॉट टू राइट समथिंग विच इज रॉन्ग. स्टेप 2 इज राइट. ये जो सही है वो लिखिए. अरे यारों समझिए मेरी बात को, एक पेज का आंसर है, क्या एग्जामिनर आपका पूरा एक पेज पढ़ेगा? एग्जामिनर पूरा एक पेज नहीं पढ़ सकता, वो आपके कोई भी रैंडम 2-3 पॉइंट्स पढ़ेगा. और मान लीजिए आपने जो 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं कचरा वाले पॉइंट्स, वो उसने पढ़ लिया, आपको तो 0 मिल जाएंगे ना. तो इसलिए एग्जाम में आप कम लिखते हैं चलेगा, कम लिखते हैं चलेगा, गलत मत लिखिए. देखिए नो मैटर हाउ गुड अ पर्सन इज, वो आपकी कॉपी पूरी चेक नहीं करता, वो आपकी थोड़ी सी फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस अच्छे से चेक करता है, उसके बाद में 2-3 पॉइंट्स रीड करके मार्क्स दे देता है. ध्यान रखिए हमेशा कचरा मत लिखना, कभी भी गलत रबिश कुछ लिखना ही नहीं है. जितना आता है उतना अच्छे से लिखा, नहीं लिखा आंसर छोटा पड़ रहा है, छोटा छोड़ दिया, कोई बात नहीं. अरे पेपर आपका कंप्लीट होता नहीं है, आप कचरा लिखने के चक्कर में आपके जो असली में क्वेश्चन आते हैं वो आप छोड़ देते हैं. तो पेपर 100 मार्क्स का लिखकर आना है, टू द पॉइंट लिखना है. ट्रस्ट मी, व्हाइल गोइंग थ्रू दीस लेक्चर्स यू विल रियलाइज ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव मेड एन अटेम्प्ट टू कवर. और उसके अलावा ये नोट्स, ये लेक्चर्स प्लस द प्रैक्टिस मैनुअल बुक व्हिच यू विल बी गेटिंग, इसमें इट कंप्लीटली सर्व्स योर पर्पस. It completely serves your purpose. Company law is not like any other subject, not because I'm teaching the subject. I'm a faculty of company law, securities law as well as audit. मैं बाकी subjects में नहीं कहता. Company law is your core subject, is your core subject. तो इसमें जो ये average knowledge है ना, उससे काम ही नहीं चलेगा. इसमें you need expertise knowledge. You need to know each and every concept properly. You need to present it very properly to gain marks. बाकी एग्जाम पास होना is art. It's a very easy thing. सिर्फ अपने presentation पे ध्यान दीजिए, इस point पे ध्यान दीजिए. That will be it for the day. Thank you so much. I'll see you people tomorrow.